Yes. Here our heading is here problems of informal sector workers. Informal sector workers. So you see here the details, that is unorganized sectors, and as per the ILO, total 480 million workers in India is working in informal sector. 480 million, it is estimated data. Out of these, 94% are working in unorganized sectors. Means वो unorganized sectors means contractual workers, daily wages, dihari mazdoor. So their work is not organized. Salaries and incentives and other facilitations are not provided. So many times they face exploitation, many times low wages, many times health related problem. भारत में जितने भी वर्क फोर्स है उसमें 94% जो है वह अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, दैट इज कि वह किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम करता है, वह डेली वेजेस के लिए काम पे जाता है, सप्ताह में कुछ दिन काम मिला फिर नहीं मिला. इट इज नॉट दैट सैलरीड क्लास और मंथली है, फिक्स है, इंसेंटिव्स है, पीएफ कटते हैं या फिर उनके ईएसआई कार्ड वगैरह सब प्रोवाइड किए जाते हैं, ये सब नहीं. सो ए वॉल्यूमिनस सेक्शन ऑफ द लेबर फोर्स इन आवर कंट्री are the part of unorganized or informal labor force. Second is here, the working place is situated at far distance from home. Many times this is the point here, working place is situated at far distance from the home. It means बहुत ज़्यादा उनको ट्रेवलिंग में खर्चे होते हैं, फिर टाइम उनके चले जाते हैं ट्रेवलिंग करने में, 2 घंटे 1.5 घंटे, उससे भी कभी ज़्यादा. So it is not nearby area where they are inhabiting or living. So ये भी एक बहुत बड़ा इश्यूज है. वो कहीं दूर जाके काम करते हैं, 2 घंटे 3 घंटे चल के जाते हैं, साइकिल से जाते हैं, पैदल चल के जाते हैं, या और कोई जो कन्वीनियंस है उनसे जाते हैं, तो ये भी एक उनके अगेंस्ट में जाता है. They are facing caste and community based discriminations. This is here. Informal sectors labor जनरली दे आर ट्रेडिशनल काम करते हैं, ट्रेडिशनल कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशनल डिवीजन ऑफ लेबर, एंड व्हेनेवर इन मेट्रोपॉलिटन और बड़े शहर में जाते हैं तो वहाँ भी कहीं ना कहीं उनको जातिगत डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है कि वेदर दे आर फ्रॉम द अनटचेबल कास्ट और एससी कास्ट. सो उनके साथ कहीं ना कहीं से खाने में, पीने में, बैठने में, उठने में एक तरह से उनके प्रति जो एक इनह्यूमन जो ट्रीटमेंट है वह भी कई बार देखने को मिल जाते हैं ऐसे लेबर फोर्स के साथ, खास करके कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन. प्रॉब्लम्स ऑफ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. दिस इज हियर इन एग्रीकल्चरल सेक्टर्स मोस्ट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट सीजनल होते हैं, दैट एग्रीकल्चरल क्रॉप सीजन में दे आर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट फॉर द 2 or 3 months एंड आफ्टर दैट दे आर अनएम्प्लॉयड. फिर डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, वो भी एम्प्लॉयमेंट इन लोगों के साथ होता है, दैट 2 लोगों के काम है, 4 लोग लगे हुए हैं. सो मैनी वे वह सीजनल एक पर्टिकुलर सीजन में माइग्रेट कर जाते हैं, 2-3 महीने के लिए शहर चले गए कमाने के लिए, फिर वहाँ पर में उनका जो इश्यूज है हेल्थ रिलेटेड, स्लम में रहना, फिर वहाँ एक्सप्लॉयटेशन, लो वेजेस, तो इनसे उनका एक थोड़ा सा फैमिली सपोर्ट तो होता है कि उनको एक रोजगार मिलता है, कुछ कमा लेते हैं, बट कई बार वह 2 ही लाइफ लीड करते हैं. इन सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मोस्टली द लेबर्स फ्रॉम द पूर्वांचल रीजन, बिहार एंड उत्तर प्रदेश एंड आसाम एंड अदर नॉर्थ ईस्ट रीजन, ऐसे वो माइग्रेट कर जाते हैं एंड फिर 2 महीना 3 महीना के लिए कहीं कुछ मैनुअल लेबर का काम, खा चुकी है, ले जाओ, एक मम्मी को दे देना, मैनुअल लेबर का काम करते हैं. एंड देन उसके बाद क्या होता है कि उनकी एक एक्सप्लॉयटेशंस का दौर यहाँ भी शुरू होता है. फिर ट्रेड यूनियन लेस फोकस ऑन दैट. देयर आर ट्रेड यूनियन जो होते हैं, इट इंश्योर द वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ द लेबर
और उनके जो अलग 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 इंटरेस्ट हैं उनको एक शॉर्ट आउट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लेबर बनाते हैं। खास करके ये बड़े कंपनी में होते हैं जहाँ हजारों मजदूर काम करते हैं, तो अपने इंटरेस्ट में बोनस के लिए, कभी कुछ सैलरी बढ़ाने के लिए, कभी और फैसिलिटेशन के लिए उनका दबाव होता है मैनेजमेंट के ऊपर। बट द इनफॉर्मल सेक्टर्स वर्कर्स और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जो वर्कर्स काम करते हैं, दे हैव नो सच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और इंटीग्रेशन और यूनियन। तो उनके अगेंस्ट में यदि कुछ होता है तो वह डेमोन्स्ट्रेशन भी नहीं कर सकते, वह कोई कहीं जाके मूवमेंट भी नहीं कर सकते, कहीं जाके अपनी आवाज भी नहीं बुलंद कर सकते। तो दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन में जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जो काम करते हैं, मोस्टली दे आर द पार्ट ऑफ द ट्रेड यूनियन इन कंपनी, फैक्ट्री, सर्विस सेक्टर। उनके एक यूनियन होते हैं। तो कभी भी मैनेजमेंट या ऑनर उनके खिलाफ काम करता है तो वह एक प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करता है मैनेजमेंट के ऊपर। तो इनका ये भी नहीं है, इनके साथ ट्रेड यूनियन भी नहीं होते हैं। सैलरी वेजेस आर इरेगुलर। इनके जो पैसे होती हैं सैलरी के रूप में रखते हैं या डेली वेज, मोस्टली दे आर द डेली वेजेस। तो इनके जो कॉन्ट्रैक्चुअल जो काम होते हैं वह इरेगुलर होते हैं। कभी कुछ ज्यादा पैसा मिल गया, कभी बिल्कुल नहीं मिला। मतलब इनकम का कोई सोर्स इट इज या फिक्स नहीं होता है कि किसी दिन कम मिल गया, किसी महीने में कम मिल गया, काम के हिसाब से और इस हिसाब से। तो एक इरेगुलर वे में इनका जो पेमेंट है वो होता है, जिसके कारण इनकी बहुत सारी जो अपने फैमिली और सोसाइटी से रिलेटेड इश्यूज इनके साथ खड़े रहते हैं। फिर इसमें एक और है प्रॉब्लम्स ऑफ चाइल्ड लेबर। प्रॉब्लम्स ऑफ चाइल्ड लेबर, दैट इज चाइल्ड लेबर मोस्टली अनऑर्गेनाइज्ड एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स में काम करते हैं। लाइक इन शिवकाशी क्रैकर्स इंडस्ट्री लार्जली है। तो वहां पर में जो डोमेस्टिक सर्वेंट्स के रूप में, जैसे डोमेस्टिक वो तो जो छोटे छोटे घर में बनते हैं पटाखे, तो घरेलू जो जैसे अलाउ है कि आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ यदि क्लोज है तो आप कुछ ऐसे लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो कई बार बाहर से चाइल्ड लेबर को लिया जाता है और बता दिया जाता है कि ये हमारे घर के हैं, रिलेटिव हैं, बच्चे हैं, और इस ढंग से उनको कम जो उनकी जो मजदूरी है वो कम देते हैं। फिर मजदूरी के साथ साथ उनको कई तरह से और एक्सप्लॉइट किया जाता है, ज्यादा आवर्स काम दिया जाता है। तो एक चाइल्ड लेबर का बहुत बड़ा इशू है। जैसे क्रैकर्स इंडस्ट्री हो गया, बैंगल्स इंडस्ट्री हो गया, भदोई का कारपेट इंडस्ट्री हो गया। सो ऐसे जो ब्रास इंडस्ट्री हुआ, ऐसे में मोस्टली चाइल्ड लेबर ज्यादातर होते हैं। और इसमें इनका एक हेल्थ अफेक्ट होता है, लो वेजेस दिए जाते हैं। उसके साथ साथ कई बार उनको बॉन्ड कर लिया जाता है, कुछ पैसे देकर के उनको बॉन्ड बना लिया जाता है। फिर और भी कई तरह के इनकी जो सिक्योरिटी से रिलेटेड है, कई बार खतरे होते हैं उसमें, जो ऐसे डेंजरस काम करते हैं वो बैंगल्स वगैरह शीशे के साथ, तो कई घटना हो जाते हैं, उसके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होता। तो मेनी इश्यूज हैं चाइल्ड लेबर से संबंधित। एंड मोस्ट ऑफ द चाइल्ड लेबर आर वर्किंग इन इनफॉर्मल सेक्टर्स। Indebtedness and bonded labor, this is also an issue. Money lenders, many times money lenders exercise their control over these workers, contractual workers. वह उनको कुछ पैसे देके बॉन्ड बनाते हैं, उनसे साइन करवाते हैं, उनको पैसे सैलरी दिखाते हैं, मैंने आपको 12,000 दिया, लेकिन एक्चुअल में उनको 8-10 हज़ार ही देते हैं। एक इस तरह का जो गवर्नमेंट का वो अपना सिस्टम है उसके तहत वो अपने आप को फॉलो करने के लिए इसे करते हैं। फिर और कई गलत तरीके से जो मनी लेंडर्स हैं, टाइम टू टाइम उनकी कुछ एक्स्ट्रा मनी की जरूरत हुई तो मैनी टाइम्स वो पेमेंट करते हैं, बट ह्यूज इंटरेस्ट, और फिर उसको बॉन्ड बना लेते हैं। तो अगेंस्ट दिस हियर बॉन्डेड लेबर एक्ट्स बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं, बट वो सिर्फ उतना इफेक्टिव नहीं है कि कोई यदि ऐसे कर रहा है तो उसके लिए ना तो उनके पास नॉलेज होता है कि वो शिकायत करे, कहीं किसी और एडमिनिस्ट्रेशन के जो यूनिट हैं उनके पास जाएं। सो वो सहते रहते हैं, उनके ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स के जो अत्याचार हैं उनको झेलते रहते हैं। फिर इसमें है लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट। मोस्ट ऑफ द वर्कर्स वर्किंग इन
अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स दे लार्जली जस्ट डू मैनुअल वर्क्स, वह मैनुअली काम करते हैं, उनमें स्किल डेवलपमेंट नहीं होता, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट नहीं होता, जिसके कारण फिजिकली और मेंटली उनको बहुत ज़्यादा एक लेना पड़ता है, झेलना पड़ता है, उनके हेल्थ अफेक्ट होते हैं, हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करने होते हैं फिजिकल वर्क में, तो जिनसे उनका हेल्थ का जो इशू है एक वो इशू है। और इनको ना तो ट्रेनिंग बहुत अच्छे वो ट्रेंड होते हैं, उनकी जो पहले जो रहा है लाइफ उसमें उनको एजुकेशन लेवल भी लो होता है, कोई आईटीआई या कोई ऐसे मैकेनिक्स इन सब की ट्रेनिंग्स नहीं होती, जिसके कारण वो मैनुअल काम में उतने या तो प्रोडक्टिव नहीं होते हैं या लो वेजेस दिए जाते हैं। आज शहर में यदि कोई बोले कि मैं सीमेंट का बोरा उठाता हूँ या कुछ ऐसे मैनुअल काम में कर सकता हूँ, तो उनको शायद बहुत ही कम अपॉर्चुनिटी होगा रोजगार का। टू सर्वाइव इन द अर्बन एरिया स्किल होना जरूरी है, कोई भी कोई स्किल वर्क करे तो उसको फायदे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो ऐसे लेबर हैं वह नॉन टेक्निकल वर्क करते हैं, मैनुअल। आप आजकल जैसे जैसे मैकेनाइजेशन हो रहा है, टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, तो हर एक जगह टेक्नोलॉजी आ रहा है, रोड खोदने का काम हो, पेड़ उपाड़ने का काम हो, सफाई का काम हो, या और छोटे छोटे जो काम होते हैं उसमें भी टेक्नोलॉजी का हेल्प लिया जा रहा है। तो उनके दे हैव नॉट द सफिशिएंट ट्रेनिंग और नॉलेज अबाउट इट, जिसके कारण उनको कम पैसे होते हैं और कई बार हेल्थ भी प्रभावित होती है। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर वल्नरेबल टू एक्सीडेंट। वल्नरेबल टू एक्सीडेंट की लार्जली जब ऐसे वर्कर्स जब काम करते हैं तो रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। यदि किसी कंपनी में वह ऐसे डेंजरस काम करते हैं, हेजार्डस इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज, बेंगल्स, क्रैकर्स, क्रैकर्स इंडस्ट्री में जो बच्चे काम करते हैं, बहुत ही खतरे और उनका जो रिस्क लेवल है बहुत ज़्यादा हाई है। यदि एक बार कुछ फटाके में आग लग गया तो बहुत सारे बच्चे जल जाते हैं, जल के मर जाते। सिर्फ काशी में एक बार 200 बच्चे जल के मर गए। और यू कैन इमेजिन कि उतने कम पैसे के लिए वह अपने जान को अपने पूरे हाथ पर लेकर के काम करते हैं। आप कभी देखे होंगे कि बहुत 7 मंजिला इमारत पे एक लेबर है और वो पेंटिंग कर रहा है या कुछ काम कर रहा है और एक आदमी रस्सी से ऊपर से पकड़े हुआ, यदि थोड़ा सा भी उनका कुछ फॉल्ट होता है, रस्सी टूट जाते हैं या गिर जाते हैं तो उसकी मौत ही हो जाएगी। अब 500 रुपये कमाने के लिए वह पूरे लाइफ को वो लेते हैं रिस्क। तो दिस इज हेयर कि उनके ना तो उनके एक्सीडेंट में उनको इंश्योरेंस मिलते हैं, ना ही कोई सिक्योरिटी है उनके पास, और ना ही इनके लिए इंसेंटिव्स है कहीं। तो दिस इज एक इन सेंस में दे आर वल्नरेबल। Low wages to women workers. Low wages to women workers. It implies that here most of the workers working in agriculture and चाय बागान जो है, टी गार्डन में काम करते हैं, या तेंदू लीव्स वगैरह सब जो चुनते हैं, बीड़ी बनाने का काम करते हैं, ऐसे जो काम करते हैं वो ज़्यादातर महिलाएं होती हैं, विमेन होती हैं। एंड उनको बहुत ही लो वेज दिया जाता है, कम पैसे में उनसे भर दिन काम करवाया जाता है, फिजिकल काम करवाया जाता है। तो ए voluminous sections of the women workforce are involved in informal and unorganized sectors, and they are not getting the right salary and wages. However, there is a provision that equal pay for equal work that I have discussed. So in this sense the informal sectors जो लेबर हैं वो वल्नरेबल हैं। कई बार उनको जो होते हैं शहर में, बड़े शहर में क्या होते हैं, लेबर चौक होता है, हमारे यहाँ लेबर चौक, वहां पर में कम से कम 500 लेबर, 1000 लेबर सुबह में मौजूद हो जाते हैं कि वो काम ढूंढने के लिए निकलते हैं कि आज मेरे को कोई काम मिल जाए। बहुत सारे को काम नहीं मिलता है, वापस घर चले जाते हैं, उस दिन उनकी डे अच्छा नहीं, जिस दिन काम मिल गया उस दिन वो कमा लिया। तो ऐसे होते हैं, मैंने देखा है कि ऐसे में कि मैं एक बार ऐसे गया तो कम से कम वो 8-10 लोग आ जाते हैं, एक लेबर की कम है कि मेरे लिए चलो, मेरे लिए चलो। तो दिस इज की इन दिस सेंस देखो कि कितना प्रॉब्लम, कितना अनएम्प्लॉयमेंट का, और फिर ऐसे, और वो किस तरह से मतलब फिर सर्वाइव करेंगे बड़े शहर में, उनकी जो वेजेस मजदूरी कम है। सो दिस इज ऑल अबाउट द vulnerability of informal sectors workers and their problems and issues, and there are laws, there are provisions,
unique labor identifications number recently our government has developed, और इन लोगों को भी रेगुलेट करने की बात कहा गया है कि जैसे ठेले वाले हैं, रेडी वाले हैं, इनको सरकार आज सपोर्ट कर रहा है। स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार भी इन लोगों को जैसे रोड पे लगाते हैं कोई, तो पुलिस वाले परेशान करते हैं, सरकार इनके लिए लॉ बनाया है, इनको भाई अब लगाएंगे, इनको सिक्योरिटी दिया है और कुछ लोन वगैरह भी देते हैं पैसे, ताकि मतलब वो अपना धंधा कर सके, रोजगार कर सके। सो इन दिस वे गवर्नमेंट जो वेलफेयर पॉलिसीज हैं केंद्र सरकार का, वह आ रहे हैं, इनके फेवर्स में आ रहे हैं, बट स्टिल इनकी जो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है, इतनी संख्या इनके हैं, खास करके जो उत्तर प्रदेश, बिहार, बीमारू स्टेट्स से जो लेबर फोर्स आते हैं इनकी, अब इमेजिन नहीं कर सकोगे कि पूरे भारत में ये फैले हुए हैं, और ये इसको सबको उसके अंदर में ट्रैप करना, माइग्रेटेड वर्कर्स इसी में भी आ जाते हैं। इस सारे के लिए गवर्नमेंट ने बनाया है एक पॉलिसी, उनको क्या कहते हैं, लो इंसेंटिव, कम इंटरेस्ट रेट पे पैसे देना, सपोर्ट करना, उनको पुलिस प्रशासन परेशान नहीं कर सके जब रोड पे कहीं और वो लगाते हैं तो, बिकॉज द अर्निंग द सोर्स ऑफ लाइवलीहुड हर एक व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है, हर एक व्यक्ति का है कि हम अपनी जीविकोपार्जन का साधन कर सकते। यदि उसको रोजगार नहीं है तो कहीं ना कहीं वो अपने परिवार चलाने के लिए, घर चलाने के लिए ऐसे काम करेंगे। तो गवर्नमेंट का एक कंपैशनेट एटीट्यूड है इन लेबर फोर्स के साथ। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? यस सर। अब देखो ये यूनिट हम जो लास्ट ये टॉपिक्स बचे हुए थे इसमें, एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स लेबर, कोई डाउट्स, कोई कंफ्यूजन पॉइंट्स हो तो बोलो। अब हम नेक्स्ट यूनिट में एम करेंगे। 2-4 मिनट आप लोगों को टाइम है, फिर हम नेक्स्ट पीपीटी निकालेंगे। सर हाँ सर, जैसे कि जो बच्चे टीवी सीरियल्स वगैरह में या फिर फिल्म वगैरह में काम करते हैं, वो चाइल्ड लेबर्स के अंदर नहीं आएंगे? वेरी गुड। एक देखो, एक हमारा एक क्वेश्चन आया, रेज हुआ है। देखो टेलीविजन सीरियल में जो 10 मिनट का रोल, 15 मिनट का रोल करते हैं, और उनको कई बार कमर्शियलाइज यदि कर दिया जाता है। एक तो होता है क्या है कि जो रियलिटी शो हैं या ऐसे प्रोग्राम हैं या फिल्म में या सीरियल में जो बच्चे काम करते हैं, तो एक तो होता है कि यदि वो अपनी कला को दिखा रहे हैं, कला को दिखाना मतलब ये लेबर नहीं हुआ। लेकिन यदि एक व्यक्ति अपने एक इसीलिए काम करता है क्योंकि उसको पैसे चाहिए और उसको उसके साथ कमर्शियल ढंग से डील किया जाता है, किसी बच्चे के साथ, 8-10 वर्ष के बच्चे के साथ, और फिर उसमें यदि कहीं ना कहीं से उसका एक्सप्लॉयटेशन है, ये नहीं एक्सप्लॉयटेशन है यानी कि मतलब उससे ज़्यादा काम लिया जाता है, उसको परेशान किया जाता है, उसको मेंटली या फिजिकली कहीं ना कहीं से वो एक पैसन या उनका यदि हॉबी है और ऐसे करते तब तो चाइल्ड लेबर में नहीं है। लेकिन यदि एक कमर्शियलाइज किया जाता है, जैसे ज़्यादातर सीरियल में चीज़ों में होते हैं, कमर्शियलाइज कर दिया गया, या बच्चों के जो बचपन है उससे वो भटक जाते हैं, फिर ये एक अलग दुनिया में वो जीने लगते हैं, तो यह चाइल्ड लेबर में आ जाएगा। ऐसे जब करेंगे कोई तो वो चाइल्ड लेबर में आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज मान लो कोई रियलिटी शो में जाके गाना गा रहा है, तो वो अपने आर्ट को, अपने टैलेंट को दिखा रहा है, तो इन दिस सेंस दे आर नॉट द चाइल्ड लेबर। बट यदि वो कहीं ना कहीं से कमर्शलाइज हो गया और उनको ऐसे उसमें अब काफी बोलेगा कि तुम इसको ये स्टंट करने के लिए काफी हार्ड वर्क उसमें दे दिया जो बच्चे की कैपेसिटीज से बाहर है, या कई बार उस दरमियान बच्चे को ये रहता है कि फोबिया का शिकार हो गया, मेंटल ट्रॉमा झेलने पड़ते हैं, कई बार ऐसे बॉल को करने बार बार उसको प्रेशराइज किया जाता है कि नहीं। आजकल देखो कि बहुत ज्यादा इवन की मतलब फैमिली और घर में भी ऐसे हो गया है कि आप बच्चे को बहुत ज्यादा दबाव डाल देते हैं पढ़ाई के लिए, किसी काम करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, तो ये सब बच्चों के अगेंस्ट में जाता है। इट इज नॉट, देयर शुड बी दैट बच्चों का बचपन उससे नहीं छीनना चाहिए। बच्चे जो मतलब मान लो आप उसके पास टाइम नहीं है, आप कहेंगे तुम शूटिंग में चलो, इसमें चलो, बच्चे ना खेल पाते हैं, ना फ्री रह पाते हैं, ना अपने दोस्तों के। बच्चे एक बचपन का जो टाइम है, जरा कल्पना करो, हमें अपने लोगों का बचपन याद आता है। ये सरकार का ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी है, और ये फंडामेंटल राइट भी है कि बचपन एक लाइफ का वो स्टेज है जो हर एक व्यक्ति को यह राइट है कि अपने बचपन को वो जिए।
बचपन को जीने का मतलब है कि जब आप मैं मानता हूं कि 8वीं 9वीं क्लास से पहले का जो आपका टाइम है, 5वीं और इस सब की क्लास के आसपास, 10वीं से, और मान लो कि एक पीरियड, जरा याद करो कितना हरकत करते हो, कितना कुछ, किसी का शीशे फूट गया बॉल से, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। तो मतलब वो जो ओपननेस है, वो जो इन्फेंट माइंड है, उसको पूरी तरह से अपने जो माइंड को एक्सप्लोर करने का जब मौका मिलता है, तभी उसमें क्रिएटिविटी आती है। गलती करती है ये नहीं, बहुत गलतियां करती हैं, वो फोर फोर करेंगे इधर, उसी में उससे क्रिएटिविटी डेवलप होता है। तो दिस इज की बचपन नहीं छीना जाना चाहिए किसी से। अब उसको, आप छोटे बच्चे हैं 8 वर्ष का, उसको लगा दें कि जाओ भर दिन मूवी बनाओ, सिनेमा बनाओ, दिस इज नॉट, आप उसको काम पे अर्निंग प्रोफेशन में नहीं लगा सकते। ठीक है सर, लेकिन जो 1 साल से भी छोटे बेबी, इसको क्या बोलते, सीरियल वगैरह में दे देते हैं या इस टाइप के उसमें दे देते हैं, हाँ, तो फिर वो तो चाइल्ड लेबर में देखो आएगा। प्रचार में लगा दिया, जैसे एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, और एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो देखो, एक होता क्या है कि हम इसको होलिस्टिक वे में नहीं देख सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट में यदि एक छोटा सा कोई बच्चे, क्योंकि बच्चे से रिलेटेड चीज़ों को, प्रोडक्ट्स को कर रहा है, हाँ, उसके लिए उसको यदि कहीं से भी उस एडवर्टाइजमेंट के दौरान यदि कहीं से लगा कि ये बच्चे पे दबाव डाल रहा है, और तब वो हो जाएगा लेबर और चीज़ें हो जाएगी। अदरवाइज फीस तो लेते हैं। एक छोटा सा यदि कोई टॉयज का एडवर्टाइज कर रहा है या किसी और चीज़ों का एडवर्टाइज कर रहा है, तो मतलब नॉर्मली एक है कि चलो एक ऐसे दिखाने के लिए कि बच्चे, हाँ देखो, बच्चे को कमर्शियल नहीं यूज करें। मेरा मतलब है कि आप कमर्शियलाइज नहीं करो इसको, लेकिन ये तो कमर्शियलाइज ही है। वो दिखा देते हैं कि नहीं, लेकिन कॉलगेट का प्रचार हो या किसी ऐसे टॉफी का प्रचार हो, कमर्शियलाइज जब भी हुआ तो फिर वो लेबर में आ जाएंगे। आप उसके लिए यस। पेड किया जाता है ना, उसको पेमेंट आप लेते हाँ हो। तो हाँ। जब भी आप पेमेंट लेते हो तो फिर क्या होता है, वो लेबर में आ जाएगा। ठीक है कि नहीं। वो चाइल्ड को एक्सप्लॉयटेशन चीजें तो अब होते हैं हमारे यहाँ, तो हर एक जानते हो, लॉ का वायलेशन कई काफी होती है। यस ठीक है। यस सर। Now here we are moving to the next new share chapter. This is काफी voluminous sections हैं। सर ये ट्रांसजेंडर भी इसी में आएगा क्या सर, वर्नेबल में? ट्रांसजेंडर तो ऑलरेडी वल्नरेबल है। ट्रांसजेंडर वल्नरेबल इन द सेंस कि उनको सोशल आइडेंटिटी नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन है, फिर उनको बहुत सारा इकोनॉमिक इश्यूज हैं, पॉलिटिकल इश्यूज हैं उनके साथ। ट्रांसजेंडर, एलजीबीटी सारे आ जाएंगे, एलजीबीटी भी आ जाएंगे। एलजीबीटी का मतलब जानते हो ना, एलजीबीटी? नहीं हेलो, नहीं पता सर। एलजीबीटी तुम नहीं समझते हो अभी तक? नहीं। भाई इसमें से कोई है एलजीबीटी का टर्म का फॉर्म बोलो। यस सर, सर लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, क्वेयरिंग, ऐसा कुछ था। यस, हाँ, लेस्बियन। अब ये सब जो है ना, ये इनका ओरिएंटेशन जैसे अलग होता है तो सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन हो जाते हैं। फिर क्या कहते हैं, इनको अलग थलग कर दिया जाता है। फिर इनको रोजगार में भी दिक्कत होती है ढूंढने में, कहीं पता चला तो इसको हटा देते हैं। तो दे आर वल्नरेबल, दे आर मैन, बट उनको साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो एलजीबीटी कम्युनिटी हुए, मैंने सारे सर बताया। इनका सिंबल, सर हाँ, हाँ? सर इनका सिंबल भी है ना, वो रेनबो कलर का इनका फ्लैग, हाँ, मूवमेंट वगैरह करते हैं। हाँ, इनका अपना एक मूवमेंट चल रहा है, पूरी दुनिया में मूवमेंट चल रहा है ट्रांसजेंडर लोगों का। अब देखो, भारत में तो इनको राइट मिला है, बट हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दे दिए, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल कि आप ट्रांसजेंडर के साथ बैठो, चाय पियो, घुलो मिलो कभी घर। ऐसा होता है क्या? कोई भी राइट दे दे, लेकिन हम प्रैक्टिकली घुलते मिलते नहीं है उनसे ना। जी सर, ये एलजीबीटी मतलब लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल हाँ, हाँ, एंड हाँ, ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर, ये 4 आते हैं। अभी ट्रांसजेंडर को सिर्फ राइट मिला है, ये बात जान लो। जी ट्रांसजेंडर को भारत में राइट मिला है कि चूंकि उसका जो बायोलॉजिकली एबनॉर्मल होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उनको एक थर्ड जेंडर के रूप में, पहले हम लोगों को होता था मेल फीमेल और एक, उसके बाद कोई नहीं होता था। अब अलग एक कॉलम होगा, वो होगा ट्रांसजेंडर, अदर्स में, ये नहीं। अब ऐसे वो अदर्स में आ गया, ट्रांसजेंडर यानी थर्ड जेंडर हो गया। और फिर ये कम्युनिटी, लेस्बियन हो, गे है, इनकी संख्या बढ़ रही है। ये मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में, अमेरिकन जो वेस्टर्न सोसाइटी का जो इम्पैक्ट पड़ा है, सो वो वल्नरेबल सेक्शन में आ गए। वो उनके कहते हैं कि हमको राइट दो, ये दो, शादी करने का, घर का, ये वो बहुत सारे जो कि अभी
पॉसिबल है नहीं कि हमारे देश में ऐसे मिल जाए उनको नहीं। अगर सर सुधार के बारे में पूछा जाए तो 2 लाइन का ये ट्रांसजेंडर के बारे में जो कानून बना है उसके बारे में भी बता सकते हैं, लिख सकते हैं? किसके बारे में? तो ट्रांसजेंडर के बारे में 2019 में पिछले साल जो सरकार ने कानून लाया था उसके बारे में भी अगर सोशल जस्टिस में सुधार के बारे में बताया पूछा जाएगा क्वेश्चन में तो लिख सकते हैं हाँ बिल्कुल, एक क्यों सुधार नहीं। इसको भी। ट्रांसजेंडर कानून जो सरकार ने लाया उसको एक सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है, मुख्य धारा में लाने के लिए हाँ कानून बनाया गया है। हाँ कानून बनाया गया है। फिर सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है, उनके लिए वेलफेयर स्कीम्स की बात कही गई है, उनके लिए क्या कहते हैं, उनके लिए अभी 2-4 दिन पहले की बात है, मोदी सरकार हर एक हॉस्पिटल में उनके लिए एक बेड होना चाहिए, स्कूल इंस्टीट्यूशन कॉलेजेस में उनके लिए रिजर्वेशन होनी चाहिए। अभी सर एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, कोई सामाजिक मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। उसके अंदर देखो, उसके अंदर भी तो एक आत्मा है ना जी, एक आत्मा जो भी है वो मान लो एक आत्मा है, वो भी तो ईश्वर का क्रिएशन है उनकी, ठीक है टेस्ट ओरिएंटेशन कुछ अलग है, तो उस आधार पे उसको बिल्कुल समाज से अलग कर देना सुप्रीम कोर्ट ने इसको उसके फेवर में निर्णय दिया हमेशा। लेकिन एक जो ये जो गेज वाले सब हैं, ये जो लेस्बियन वाले सब, ये सब जो विवाह का राइट मांग रहे हैं कि हमको वही हम हस्बैंड एंड वाइफ, अब कोई लड़का कैसे कहेगा हम हस्बैंड एंड वाइफ, ये पहले बात तो विवाह नहीं हो सकता। कोई लड़की कहेगा कि हम हस्बैंड वाइफ की तरह रहेंगे, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन ऐसे, तो मतलब एक देखा जाए तो मैरिज इज ऑलवेज बिटवीन द अपोजिट। सर न्यूज में भी तो कभी-कभी ये सुनने को मिलता है कि 2 लड़के आपस में शादी कर लिए, तो क्या ये सही है सर? भारत में नहीं कानून देखो, मतलब ये कहीं भी पूरे भारत ही नहीं, कहीं भी दुनिया में वेस्टर्न मार्क ने और जो थिंकर्स ने जो शादी को जो डिफाइन किया है, दे डिफाइन की मैरिज इज ऑलवेज विद द अपोजिट सेक्स। सेम सेक्स मैरिज अभी 1-2 देश है जिसको इसको दे दिया, हाँ भाई ठीक है। अब शादी में होता है कि प्रोक्रिएशन, बच्चे को जन्म देना, अब ये सब चीज आप कैसे करोगे? अब वो टेक्निक आ गया है, वही बच्चों को भी आर्टिफिशियल ढंग से एक ऐसा मेडिकल साइंस एडवांस हो गया है कि वो कहते हैं अडॉप्ट कर लेते हैं, या फिर वो ऐसे भी पुरुष भी अब ऐसा कई बार दिखाया गया है कि वो दे देते हैं अपने, वो रख लेते हैं, लेकिन वो नेचुरल नहीं है ना। मेडिकल साइंस के से आप उस टेस्ट ट्यूब में बीवी बना लो, लेकिन वो नेचुरल नहीं है, तो उसको हम ये शादी नहीं कहेंगे, बट इसको हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्चुअल एक बॉन्ड है। कोई यदि लड़की या लड़की ऐसे रहना चाहता है तो उसको अपने हिसाब से जिंदगी जीने का आजादी है, ये नहीं, लेकिन इसको मैरिज नहीं कहेंगे कि दे आर हस्बैंड, ठीक है, यू आर द लीगली नहीं है भारत में सर, लीगली नहीं है। हाँ भारत में ये लीगल नहीं है, आप ठीक है आप रह रहे हो, सरकार नहीं रोकेगा। लिव-इन में आके 21 वर्ष और का लड़का लड़की या कोई साथ रह रहा है तो उसको कोई मना नहीं करेगा, पुलिस वाला नहीं परेशान करेगा, कोई जाएगा नहीं कानून। लेकिन आप यदि कहीं मान लो कहीं स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, या कहीं पे आपका कोई ऐसा नाम आता है, तो आप एक लड़की कहेगी कि दूसरी लड़की को ये मेरा हस्बैंड है, एक लड़का किसी दूसरे लड़का को ये मेरा वाइफ है, तो ये सब कोई मानेगा नहीं है ना, कोई अथॉरिटी है इसको, भाई आप कैसे है, लड़का लड़का आपका जेंडर ही नहीं है तो आप कैसे है। तो भारत में अभी ये नहीं हुआ, इसी के लिए लोग मूवमेंट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमको राइट दे। लेकिन ये नाज फाउंडेशन केस लड़ रहा है इन लोगों की तरफ से, वो एनजीओ है, ठीक है जी सर। ये इतना लेट से भाई रोहित नहीं आया सर, अभी ज्वाइन किया है, अभी मैं एडमिट किया हूँ इसको। कुछ लड़के कभी कभी एब्सेंट हो जाते हैं, नॉन सीरियस रहते हैं। रोहित बोल भी नहीं, ठीक है। यस सर। रोहित तुम लेट क्यों होते हो क्लास में? आज तुमने आधा घंटा लेट कर दिया। 4 बजे से लेते हैं। यस सर, कहीं गया। अरे कोई बात नहीं दो, लेकिन ध्यान रखो 4 बजे से क्लास है तो उस हिसाब से मैनेज करना है, ये नहीं वैल्यूएबल होता है जब बिगिनिंग और एंडिंग किसी चीज का बहुत मायने रखता है, ठीक है। आगे से ध्यान रखना। चलो अब नेक्स्ट यूनिट जो है हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं, इसी सब से रिलेटेड है, लेकिन ये दूसरा डायमेंशन है ये। अब हम आएंगे पॉलिसी, मैं पीपीटी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, पॉलिसी एंड लॉज फॉर एससी एसटी एंड माइनॉरिटी, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड लेंथी यूनिट है, ठीक है। और इसमें आपको बहुत सारे पीटी के लिए क्वेश्चन मिलेंगे, पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत सारे फैक्ट्स मिलेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, जो आपको यदि इसको कर लो तो कम से कम 2-3 क्वेश्चन आप पीटी में आप कवर कर सकते हो। स्टेट पीसीएस, यूपीएससी और मेंस के लिए तो अप्रोच है ही। विजिबल है पीपीटी, विजिबल है?
नो सर, पुराना वाला ये है। नहीं, पॉलिसीज एंड लॉज ये विजिबल नहीं है। नो सर, सब प्रॉब्लम ही चाह रहा है इनफॉर्मल सेक्टर। अच्छा, वही दिख रहा है। एक मिनट, न्यू शेयर पॉलिसी। अब विजिबल है? हेलो? नो सर। नहीं सर, वही है। एक मिनट, एक मिनट। Now ये is सर it? चेंज हुआ। Yes. So this is here, policies and laws for SC, ST and minority. This is the major units. अब हम देखेंगे कि SC, ST यहीं से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको क्वेश्चन जो आते हैं कि what are the problems and issues related to scheduled caste in India and discuss government policies and program in this context. या कई बार आपको शेड्यूल्ड ट्राइब कि व्हाट आर द मेजर ट्राइबल इश्यूज इन इंडिया एंड इलेबोरेट ट्राइबल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर मैं इन सारी चीजों को हम डायमेंशंस को कवर करेंगे और इसमें कई सारे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी आपको मिलेंगे। नाउ यू सी हियर, ये मैं शायद ये पॉइंट डिस्कस किया हूं आप लोगों को, इसलिए इसको पहले वाले यूनिट में कि एज पर 2011 सेंसस एससी का पॉपुलेशन में डिस्कस किया हूं। 16.6% टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया। इन बिटवीन 2001 टू 11, 2001 से 11 में 20.8% का ग्रोथ रेट रहा है। हाउएवर जो हमारा नेशनल जो एवरेज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है 17 पॉइंट कुछ है, जो मैंने आप पॉपुलेशन रिलेटेड इशू में बताया था। नॉर्मल पॉपुलेशन ग्रोथ से 3-4 पॉइंट ज्यादा है शेड्यूल कास्ट में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? यस सर। 20.8% और भारत का जो नॉर्मल जो ग्रोथ रेट है 10 साल में वो है 17.5 के आसपास। दे आर कॉल्ड शूद्र, इसको शूद्र भी कहते हैं, अंत्यज भी बोलते हैं, और शेड्यूल कास्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। द वर्ड डिप्रेस्ड क्लास यूज्ड बाय ब्रिटिशर्स ये भी मैं बता चुका हूँ, हर एक लाइन में क्वेश्चन है। इसको डिप्रेस्ड क्लास किसने कहा? ब्रिटिशर्स ने कहा। In 1908, Lord Minto ordered to divide India into Hindu, ट्राइब एंड डिप्रेस्ड क्लास, 3 भाग में बांटने का काम। हिंदू को अलग किया, ट्राइबल को अलग कर दिया, और डिप्रेस्ड क्लास यानी कि अनटचेबल जो हिंदू तबके में जो था उसको भी अलग कर दिया। ये लॉर्ड मिंटो जो है, जिसको हम मार्लो मिंटो रिफॉर्म के नाम से जानते हैं, ये एक तरह से पूरे भारत को तोड़ने का पॉलिसी था। ये डिवाइड एंड रूल के तहत पॉलिसी था। डिवाइड एंड रूल जो 1857 में फॉलो किया गया, उसी के अंदर ये पॉलिसी था कि धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, ये ऑन द बेसिस ऑफ दीज 2 थिंग्स भारत के लोगों को आपस में टकराओ, भारत के लोगों को आपस में तोड़ो, नीचे जाति के लोगों को ऊपर जातियों के साथ लड़ाई करवाओ, और हिंदू को मुस्लिम के साथ लड़ाई कराओ। यही सारे इनका जो फ्रेमवर्क जो था मार्लो मिंटो रिफॉर्म का, तो दिस इज हियर कि ये सारे का पर्पस था कि सोसाइटी में डिवीजन पैदा करना एंड सोसाइटी विभिन्न लोगों के बीच तनाव पैदा करना। सो दिस इज, उन्होंने इसको डिप्रेस्ड क्लास में डिवीजन किया। इन 1931 अंबेडकर प्रपोज द नेम शेड्यूल कास्ट इन प्लेस ऑफ डिप्रेस्ड क्लास इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, and in 1935 it was adopted.
सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड एंड थर्ड राउंड हुआ था, ठीक है नहीं? तो यू नो कि ये अंबेडकर का जो प्रपोजल है एक्सेप्ट किया गया अल्टीमेटली, एंड द वर्ड शेड्यूल कास्ट वाज एडेड इन 1935 एक्ट. नाउ यू सी दिस पॉइंट. अब देखो कि भारत में इनके कंडीशंस क्या हैं. कंडीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, ये भी पॉइंट में लगभग डिस्कस किया हूं. वेरी हाई पॉवर्टी रेट. सेकेंड, डिस्क्रिमिनेशन एट डिफरेंट लेवल. दैट इज, फिर से मैं बता रहा हूं, एट डिफरेंट लेवल्स का मतलब हुआ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. 3 words you should never forget while preparing for the UPSC. So social discrimination है, economic discriminations है, and there is a political differentiations. So in society they face many sorts of discrimination. Still बहुत तरह से वो पीछे हैं. High illiteracy मीन्स अभी भी जो नेशनल जो हमारा लिटरेसी रेट है उससे बहुत ही कम है शेड्यूल कास्ट में. अभी एक डेटा आया था जिसमें कि ट्राइबल जो महिला है, ट्राइबल महिला से भी कम लिटरेसी रेट है शेड्यूल कास्ट की महिलाओं में. आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? Yes, sir. Among the scheduled caste women literacy is very poor. शेड्यूल कास्ट की महिलाओं में बहुत ही पढ़ते नहीं है. उनके लिए बहुत सारा योजनाएं भी सरकार लाए हैं, बट उनकी माइंडसेट, देयर इज अ ट्रेडिशनल माइंडसेट, और वह एजुकेशन सिस्टम के साथ जुड़ नहीं पाते हैं. फिर ड्रॉप आउट रेट्स बहुत ज्यादा है. हाउएवर गवर्नमेंट ने उनके लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, क्या कहते हैं, मिड डे मील, फ्री क्या कहते हैं, फूडिंग, लॉजिंग, बुक्स, सारे कुछ प्रोवाइड कर रहा है. तो एक लिटरेसी रेट, लो इन्वॉल्वमेंट इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कि वह इकोनॉमिकली ट्रेड, व्यापार, कॉमर्स और जो चीजें हैं उनमें कम इन्वॉल्वमेंट है. ये भी पॉइंट मैंने डिस्कस किया है. सोशल इनइक्वालिटीज एट सोसाइटल लेवल, जो उनके साथ मेनस्ट्रीम सोसाइटी में जो भेदभाव किए जाते हैं. इन इंडिया 1208 जो ऐसे जाति हैं जो शेड्यूल कास्ट, 1208. आप सोच सकते हो पूरे उत्तर भारत से लेके दक्षिण भारत, केंद्रीय भारत, हर एक जगह ये फैले हुए हैं. और इतनी इनकी संख्या, इतने कास्ट को एक रिकॉग्नाइज किया गया है कि ये एक शेड्यूल कास्ट की कैटेगरीज में आते हैं. सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट कहाँ है? मैं कल बताया था, सर यूपी में. और स्टेट पॉपुलेशन का हाईएस्ट कहाँ है? सर स्टेट पॉपुलेशन का सबसे हाईएस्ट, ये तो टोटल संख्या नंबर है, सबसे ज्यादा यूपी. सर पंजाब में. यस. ट्राइब सबसे ज्यादा कहाँ है? सर ट्राइब्स एमपी में है. और वह स्टेट परसेंट वाला नॉर्थ ईस्ट में सर, परसेंटेज में है. अच्छा. वह स्टेट जहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन बिल्कुल है ही नहीं. पंजाब, हरियाणा. वेरी गुड. ये देखो, अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखो शेड्यूल कास्ट के लिए. ये आर्टिकल काफी मायने रखते हैं. इसमें से रिपीटेड एक साल छोड़ के गैप करके इसमें से अक्सर पूछे गए हैं. पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट देखें. ये पीपीटी दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस सर. विजिबल है? यस सर. और देखो, पहला आर्टिकल 341 एंड 366 क्लाउज 24. इसके तहत प्रेसिडेंट को यह पावर है, भारत के प्रेसिडेंट को, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर, कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को वह शेड्यूल कास्ट का दर्जा देता है. शेड्यूल कास्ट का दर्जा प्राप्त करने के लिए भारत के प्रेसिडेंट का सहमति होना जरूरी है, उनका सिग्नेचर होना जरूरी है. और ये कैसे होता है? तो उनके स्टेटस को लेकर के, उनके रहन सहन को लेकर के, समाज में उनकी जो स्थिति है उनको लेकर के गवर्नर एक रिपोर्ट सबमिट करता है
सरकार के पास, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट अंडर दिस आर्टिकल ए पर्टिकुलर कम्युनिटी को डिक्लेयर कर देता है कि आज से ये शेड्यूल कास्ट। आर्टिकल 17 कई बार पूछा है, अनटचेबिलिटी से रिलेटेड, छुआछूत, फंडामेंटल राइट में आ जाते हैं ये, कि आप यदि अब किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत वाली बात करेंगे, उनके साथ भेदभाव करेंगे, तो आपको इसके तहत सजा भी हो सकती है। मतलब छुआछूत का प्रैक्टिस बिल्कुल किसी भी फॉर्म। लेकिन अभी भारत में मिड डे मील को लेकर के उत्तर प्रदेश में, बिहार में, कई राज्यों में ये शिकायत आई थी कि जो मिड डे मील बनाने वाले जो महिला थी वह शेड्यूल कास्ट, अनटचेबल कास्ट से थी, जिसके कारण सवर्ण जाति के बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया और फिर क्या कहते हैं, स्कूल में बहुत सारे इश्यूज, प्रॉब्लम आ गए। तो एक बहुत बड़ा एक इश्यूज है कि आज भी लोगों के माइंडसेट में, गार्जियन के माइंडसेट में कहीं ना कहीं से ये जातिगत जो चीजें हैं, छुआछूत है। इसी में एक कानून जो है अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1935, ये देखना, ये जो मैं ये बता रहा हूँ, ये ब्रिटिश पीरियड में बना। ब्रिटिश सरकार ने ये कानून बनाया कि कोई भी व्यक्ति छुआछूत का प्रैक्टिस करेगा तो उसको बैन किया, 1935। ये भी कानून ध्यान रखना। आजादी से पहले ये कानून बना था, ब्रिटिश ने बनाया, और आजादी के बाद सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1976 में बना। सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1976, याद रखो पूरी तरह से, माइंड में कई बार पूछा है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति शेड्यूल कास्ट को, अनटचेबल कास्ट को पब्लिक प्लेसेस पे जाने से नहीं रोक सकता। कुएं पे, नलके पे, पब्लिक दुकान पे, यानी कि जो पब्लिक प्लेसेस है, आप नहीं कह सकते कि तुम यहाँ क्यों आया, तुम हम बैठे हैं तो हमारे बगल में क्यों बैठा, तुम यहाँ पानी, पब्लिक प्लेसेस, उसको पूरा राइट है कि पब्लिक प्लेस। पहले जमाने में ऐसा होता था कि कुएं पे नहीं जा सकती, नलके नहीं, उनके नलके अलग होते थे। अब सरकार ने 76 में ये कानून बनाया कि सिविल राइट्स का मतलब ये होता है कि सामान्य जीवन में जो रोड, सड़क, बिजली, कुएं, नलकूप, जो सरकारी चीजें हैं, उन सब पे उनका अधिकार, आप रोक नहीं सकते हैं, पब्लिक प्लेसेस पे जा सकते हैं। ठीक है। यस सर। आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि आप शेड्यूल कास्ट ज्यादातर कन्वर्टेड हो गए। एक तो जब अंबेडकर ने मुहिम चलाया तो बौद्ध धर्म को अपना लिए बहुत सारे, और फिर गांधी अंबेडकर पैक्ट हुआ, पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। तो उसके तहत फिर क्या हुआ कि उनको क्या कहते हैं, लौटाया गया, फिर वापस आए, एक तरह से शुद्धि मूवमेंट कहें इसको, कराया गया कि वो बौद्ध से फिर हिंदू बने। गांधी और अंबेडकर में थोड़ा सा मतभेद था। गांधी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, ही सपोर्टेड द वर्णा सिस्टम, जबकि अंबेडकर इन सब चीजों के विरोध में था। गांधी कहता था कि जो वर्ण व्यवस्था एक तरह का डिवीजन ऑफ लेबर है, सोशल सरोकार है, सोशल इंटीग्रेशन है। गांधी जी, हाँ, कास्ट सिस्टम के अंदर में जो डिसेबिलिटीज हैं, छुआछूत है, डिस्क्रिमिनेशन है, उनके अगेंस्ट में थे गांधी। तो गांधी कहते थे कि ये जो इसके द्वारा सोसाइटी ऑर्गेनाइज है, कास्ट और वर्ण के द्वारा, एक तरह का जो सोशल काम है सारे होते हैं। ब्राह्मण अपना काम करता है, क्षत्रिय अपना काम करता है, वैश्य अपना काम करता है, तो सिस्टम मेंटेन्ड है। बट जो अंबेडकर मानता था कि ये नहीं, इनको हमेशा से जो शेड्यूल कास्ट को लो रखा गया है मैनुअल, तो इसीलिए दोनों में मतभेद था। तो ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन या तो बौद्ध धर्म हो गया। फिर बहुत सारे मुस्लिम पीरियड में जो शेड्यूल कास्ट थे, उसको वो ज्यादातर कन्वर्टेड होकर के मुस्लिम बन गए, बहुत सारे कन्वर्टेड होकर क्रिश्चियन बन गए। ज्यादातर जो हमारे भारत में शेड्यूल कास्ट या तो क्रिश्चियन बन गए या मुस्लिम बन गए। अभी भी क्रिश्चियन मिशनरी जो भारत में ऑपरेटेड था अंग्रेज समय से और आफ्टर दैट, वो मेनली टारगेट करता है इन्हीं ग्रुप को, ट्राइबल या फिर शेड्यूल कास्ट, उनको ज्यादा से ज्यादा कन्वर्ट करवाते हैं। लेकिन हमारे संविधान में कहता है भाई फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, वो यदि एडॉप्ट किया तो उसको आप रोक नहीं सकते हैं। आर्टिकल 15 है, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ जेंडर, रिलीजन, कास्ट, क्रीड। कास्ट के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा, ये भी उनके फेवर में है। फिर है आर्टिकल ऑन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ, आर्टिकल जैसे 16 हो गया, उसको इक्वल
जॉब का अधिकार है, हर एक समान अवसर मिले उनको, ये नहीं पब्लिक सर्विस में और जगह पे, ये नहीं, तो एक तरह से एक इक्वल अपॉर्चुनिटी उनको दिया जाए। 16 में, आर्टिकल 16 में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात कही गई। आर्टिकल 46 एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जो मैं बताया हूं, आप लोग कई बार पूछा है यहाँ से क्वेश्चन, ये 16 आर्टिकल 16 भी कई बार पूछे गए हैं कि एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड OBC, ठीक है, इसमें उनके शिक्षा, वो अच्छे शिक्षा लें, आर्थिक रूप से सोसाइटी में एडजस्ट करें, तो प्रोविजन इससे रिलेटेड। आर्टिकल 320 रोल इन पब्लिक सर्विस, पब्लिक सर्विस में उनका कंट्रीब्यूशन लेना, उनको जैसे UPSC है, स्टेट PCS है, उन सब में उनको जगह देना। आर्टिकल 335 क्लेम इन पब्लिक सर्विस, उनका जो क्लेम है कि भाई ये हम ज्वाइन करेंगे सिविल सर्विस, वो सही है। आर्टिकल 330 रिजर्वेशन इन लोकसभा, लोकसभा में अभी उनको देखोगे कि उनके लिए सीट रिजर्व है, SC कॉन्स्टिट्यूएंसी के नाम से जाना जाता है, तो उनको रिजर्वेशन मिला। वहां से सिर्फ शेड्यूल कास्ट के ही जो कैंडिडेट हैं खड़े होते हैं, हर एक राज्य में ये प्रोविजन लागू किया गया है। सिमिलरली आर्टिकल 332 रिजर्वेशन इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, कि अंडर दिस कि किसी स्टेट के जो चुनाव होते हैं उनमें पर्टिकुलर जो एक नंबर ऑफ सीट है वह इनके लिए रिजर्व किए गए हैं। आर्टिकल 243D में जो लिखा, डिस्कस कर चुका हूं, पंचायत में इनको रिजर्वेशन दिया गया है। आर्टिकल 243E इनको म्युनिसिपल बॉडी, यानी कि नगर पालिका जो म्युनिसिपल बॉडी है उनमें इनको रिजर्वेशन की प्रोविजन किया गया है। आर्टिकल 338 नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन, पहले जो था SC एंड ST कमीशन एक था, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। अंडर आर्टिकल 338 प्रोविजन है गवर्नमेंट एक कमीशन बनाएगा, यह स्पेशली शेड्यूल कास्ट के इंटरेस्ट को इंश्योर करेगी। इंडिया में SC ST कमीशन जो था वह लंबे समय से चल रहा था। 2004 में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब दोनों को 2 इंडिपेंडेंट कमीशन बनाया गया। अब इसके 7 मेंबर होते हैं, चेयरमैन होते हैं, डिप्टी चेयर, वो आगे आएगा, हम कमीशन की बात करेंगे। सिंपली नो हियर कि कमीशन का पर्पस होता है उनके वेस्टेड इंटरेस्ट को इंश्योर करना, उनके इंटरेस्ट के लिए काम करना, तो आर्टिकल 338 के तहत है। नो now you know this point, scheduled caste and scheduled tribe prevention of atrocities act 1989, ये काफी कंट्रोवर्सी रहा है भारत में अभी, ठीक है। लास्ट ईयर ये एक्ट का नाम सुने हो तुम लोग? यस सर। कब से तैयारी कर रहा है? हिमांशु सुने हो, और लोग, आप लोग? ये क्यों कंट्रोवर्सी में? ये अभी 1-2 साल पहले ये कानून काफी भारत में चर्चा का विषय रहा, क्यों रहा? सर इनिशियली इसमें ऐसा प्रोविजन था, बहुत स्ट्रिक्ट प्रोविजन था, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन जो फेस करते थे तो अगर कुछ उसके खिलाफ वायलेंस करते हैं तो बिना किसी इंक्वायरी के उनको जेल हो जाएगा, ऐसा था। देखो तो ऐसा था, बाद में देखो इसमें हुआ क्या, महाराष्ट्र में एक केस हुई थी, महाराष्ट्र, हाँ, तो उसमें क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि मतलब SC ST एक्ट के तहत तभी केस दर्ज होगा जब वह उसकी प्रूफ हो जाए और सत्ता पाई गई तब, ठीक है नहीं, इन्वेस्टिगेशन होगी, जांच होगी, तब जाकर के आप, जब सच्चे में मिला तब आप केस कीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में शेड्यूल कास्ट ने भारत में आंदोलन किया कि मतलब इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए, SC ST एक्ट इमीडिएट लगाओ। यानी किसी व्यक्ति ने कहा कि मेरे को भाई गाली दिया, तो गाली दिया तो इसकी जांच होगी, तब आप पाया गया तब आप केस दर्ज करो, ये कहा था सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने फिर क्या हुआ कि ये लोग आंदोलन किए, पूरे भारत में तोड़फोड़ किए, बहुत तरह की घटनाएं हुई, और क्योंकि इलेक्शंस का ईयर था तो सरकार ने क्या किया, एक ऑर्डिनेंस ला करके ये प्रोविजन इसमें लागू कर दिया कि भाई मतलब हाँ, आपके अगेंस्ट में यदि कोई कुछ बोलेगा तो जांच तो बाद में होगी, पहले उसको हम उस पर कार्रवाई करेंगे। तो एक ऑर्डिनेंस ला के जो इसने सुधार किया, उससे क्या हुआ कि भारत में फिर सवर्ण नाराज हो गए कि भाई मतलब आप
कोई क्लेम कर देगा कि मेरे को गाली दिया या जाति सूचक शब्द मेरे लिए यूज किया तो मेरे को क्या पकड़ के जेल में बंद कर दोगे? एक तो कोर्ट के अगेंस्ट में भी सवर्ण नाराज होगी। अब क्या हुआ कि ये जो बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार को 3 राज्यों में ये लोग हरा दिया। राजस्थान, मध्य प्रदेश में आ गया हो, क्या कहते हैं उसका सरकार, कांग्रेस का, चुनाव में हार गए बीजेपी। और एक और राज्य में इलेक्शन हुआ, वहां भी हार गए। अब ये सोचा क्या कि भाई मतलब ये तो निगेटिव जा रहा है, इसीलिए 10% लॉलीपॉप रिजर्वेशन लेकर के आया कि सवर्णों को 10% रिजर्वेशन दे दो, और 10% रिजर्वेशन जो जिसमें कि 7-8 लाख जो जिसकी इनकम है एनुअल, उसको भी सम्मिलित किया। तो अब सवर्ण फिर खुश हो गए कि चलो हमको भी, वो बोला कि उसमें से हम काटेंगे नहीं, जो SC ST का रिजर्वेशन उतना ही रहेगा। 10% एडिशनल रिजर्वेशन ऑर्डिनेंस ला करके दे दिया इन लोगों को। तो ये कास्ट पॉलिटिक्स का और राजनीति का एक तरह का समीकरण है। ये एक्ट इसीलिए कंट्रोवर्सी में रहा था। पहला, इसमें जो प्रोविजन, कुछ मेन प्रोविजन में डिस्कस कर रहा हूँ कि पब्लिक सर्वेंट हु आर नॉट SC एंड ST इफ वायलेट ड्यूटी विल बी पनिश्ड। इसका मतलब समझे कि यदि किसी ऑफिस में यदि कोई शेड्यूल कास्ट एक दूसरे शेड्यूल कास्ट को जाति सूचक शब्द कहता है तो उस पर ये एक्ट नहीं लगेगा। ये होगा क्या कि नॉन शेड्यूल कास्ट है, कोई सवर्ण है और वो यदि कर दिया तो इसका उसके ऊपर कार्रवाई हो। कोई चमार दुसाध को कह देगा कि तुम ये जाति हो और तुम ये जाति हो, तो फिर उसके ऊपर नहीं लागू होगा। ये नॉन शेड्यूल कास्ट के लोगों पे लागू होगा। प्रोविजन ऑफ फास्ट ट्रैक कोर्ट। फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब हुआ कि इसका एक अलग क्या कहते हैं कोर्ट होगा जो इसको जल्दी एकदम 2-3 महीने के अंदर में इस पर निर्णय देगा। इस तरह का नियम है। फिर रिमूव द पर्सन्स हु आर लायबल टू वायलेट द लॉ। अब ऐसे लोगों को लगता है कि ये किसी ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं पे ये जातिवादी चीजों को बढ़ावा देता है, उसको तुरंत वहां से उस ऑफिस से हटाना, नौकरी खत्म करना, सस्पेंड करना। फिर है अपॉइंटमेंट ऑफ ए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यानी कि यदि कोई ऐसे केस होता है तो उसको एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सरकारी वकील होगा, वो ज्यादातर इसी कम्युनिटी से बिलोंग करेगा, वही इस मुकदमे की सुनवाई करेगा। सर, हाँ सर एनसीईआरटी में भी ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर से रिलेटेड दिया हुआ था, इसको थोड़ा और इलेबोरेट कीजिए ना, उसमें ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया था, क्या होता है इनका रोल? देखो, पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है, हमारे यहाँ आपको जो कानूनी जो राइट है आपको दिया गया है फंडामेंटल, हर एक व्यक्ति को कानून के समक्ष जो है यदि आपको अधिकार दिया गया, आप अपने को न्याय का अधिकार, राइट टू जस्टिस, ठीक है, उसके तहत मान लो कि तुम गरीब हो और तुम्हारे को कोर्ट में गए, तुम्हारे को जरूरत पड़ा वकील का, तुम्हारा अप्रोच करने वाला, पैरवी करने वाला, तो वहां पर में आप नहीं अपना पर्सनल या प्राइवेट वकील नहीं कर पाते हो, तो ये सरकारी वकील देता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? यस सर। यानी कि भाई एक सरकारी वकील होता है, तो ऐसे सरकारी वकील आपके तरफ से पैरवी करते हैं, आपके तरफ से समझाते हैं जज को, और फिर उस आधार पे आपका फीस नहीं लगता और सरकारी चीजें होती हैं। ऐसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब होता है कि कई बार जैसे कोई बहुत बड़ा ऐसे उज्जवल निगम भारत में देखो, मुंबई का बहुत बड़ा पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, उन्होंने कसाब वगैरह का केस लड़ा, तो कोई ऐसी जनहित का मामला हो या पीपुल का हो, उसमें एक सरकारी जो ऐसे वकील होते हैं वह इन चीजों के इनके ऊपर में काम करेंगे, कोर्ट में पैरवी करेंगे और उनके मतलब उनके हित की बात करेंगे, है नहीं, और उनको अधिकार दिलाएंगे। तो ये सरकारी वॉलंटरी काम करते हैं? नहीं, गवर्नमेंट की वॉलंटरी, ये तरफ से रहते हैं? सरकारी का मतलब उनको सरकार सैलरी देता है, उसीलिए रखा है, हर एक कोर्ट में होता है। ये वॉलंटरी नहीं है, इनका सरकार का आदमी है, ये सरकारी नौकरी करता है, ठीक है। जैसे जज होता है ना, उसी तरह से पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सरकार सैलरी है, इनकी स्टेटस है, और फिर वो क्या कहते हैं कोर्ट की तरफ को क्या कहते हैं वो लड़ रहा है नहीं, वो सरकारी वैसे सेवा थोड़े दे रहा है, ठीक है नहीं। तो इस तरह से उसको अब दिया जाता है। इमीडिएट एक्शन बाय लॉ एंड ऑर्डर। इमीडिएट एक्शन बाय लॉ एंड ऑर्डर मतलब कि भाई जब भी ऐसे कोई शेड्यूल कास्ट वाली मामला हो तो सबसे पहले कानून, पुलिस, प्रशासन तुरंत त्वरित न्याय करे, वहां आके उस मामला को सॉल्व करे। ये अक्सर उत्तर प्रदेश में, बिहार इतना बड़ा राज्य है, ये सब होते रहते हैं, ये नहीं घटना होते रहते, बहुत होते रहते हैं। तो प्रशासन को एक गाइडलाइंस है, द कंसर्न्ड स्टेट शुड प्रोवाइड इकोनॉमिक एंड सोशल सपोर्ट। अब मान लो कि जो कंसर्न यूपी में 2 दलित लड़कियों के साथ रेप करके पेड़ से टांग दिया गया,
तो उसमें मुआवजा उसको मिलना चाहिए, आप लाखों करोड़ों में मुआवजा देंगे, ये स्टेट देंगे, फिर केंद्र सरकार देता है। तो उसके अगेंस्ट में यदि कोई अपराध हुआ, कोई क्राइम हुआ, तो उसका रिहेबिलिटेशन करना, उनको कंट्रोल करना, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करना, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, इसको लेकर के संविधान का जो कमेटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, वह बने हैं, और वो कमेटी इन चीज़ों को मॉनिटरिंग करेगा। इनका क्या कहते हैं, कई बार वो उसके वेलफेयर को लेकर के, इंटरेस्ट को लेकर के कमेटी अपना रिकमेंडेशन देता है, भाई इसको ऐसे किया जाए। इनके एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, स्टेटस पे जब कमेटी रिकमेंडेशन देता है तो सरकार उस पर विचार करता है। सरकार को लगा कि हाँ ये चीज होना चाहिए, तो सरकार कानून बना देता है। फिर पॉइंट्स, पार्लियामेंट्री कमेटी जो गठित होते हैं, एडहॉक कमेटी और सब तरह के कमेटी हैं, तो वो कमेटी के माध्यम से इनको स्पेशल, एक तो उसमें लोकसभा राज्यसभा के मेंबर होते हैं, अपोजिशन के भी कई बार उसमें मेंबर होते हैं, तो एक इस ढंग से काम करते हैं ये कमेटी। ट्रेसिंग द क्राइम प्रोन एरिया, मतलब देखा जाए कि शेड्यूल कास्ट के खिलाफ इस चीज को पहचान करना कि किस तरह के अपराध होते हैं। तो देखोगे कि उत्तर प्रदेश में ज्यादातर मारपीट, दबंगों द्वारा कभी शेड्यूल कास्ट के महिला को पीटा गया, शेड्यूल कास्ट के महिलाओं के साथ खेत में रेप कर दिया गया, ऐसे न्यूज आते हैं कि नहीं। अभी जो है वो घास छिल रही थी लड़की, वो हाथरस वाला जो घटना हुआ है कि कहीं यूपी में, वो ऐसे उसके माँ और बेटी उसके साथ घटना हो गया, बहुत बड़ी बात हो गई, पूरा देश में हल्ला हो गया। तो किस तरह के, या फिर कोई मान लो शेड्यूल कास्ट की स्कूल या पब्लिक प्लेसेस में काम कर रहा है सरकार, तो उसके वहां पर में भेदभाव या उसको कोई जाति सूचक शब्द को कह दिया तो भी एक डेरोगेटरी है। तो इसको पहचान करना कि शेड्यूल कास्ट के विरुद्ध किस तरह के अपराध होते हैं, उसकी प्रकृति क्या है, वह करने वाले वो वल्नरेबल ग्रुप्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, किस तरह से उसको करते हैं, वो सबको पहचान करके उनके ऊपर में ज्यादातर देखो रेप की घटना, मारपीट की घटना, दबंगों द्वारा, ये न्यूज अक्सर आता है हमारे इधर न्यूज में कि भाई दबंगों द्वारा अनुसूचित जाति की महिलाओं की पिटाई या रेप या फिर ऐसे ये बड़ी कॉमन है। भाई कुछ बोला नहीं किया तो पिटाई कर दिया, घर में आग लगा दिया, कुछ ऐसे किया, इस तरह की घटनाओं को पहचान करना। उसके बाद है रिव्यू एंड प्रोविजन ऑफ द एक्ट, कि टाइम टू टाइम ये जो SC/ST एक्ट है इसको रिव्यू करना, एंड नए चीज, जैसे अभी पिछले साल में मोदी सरकार ने इसमें ऑर्डिनेंस लागू कर दिया, सुधार कर दिया, अमेंडमेंट कर दिया, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई कि ये एक्ट एक बार बन गया तो वही नहीं रहेगा, इसमें समय के अनुसार इसमें चेंज करने का स्कोप रखा गया है, रिव्यू करने का, नए चीज ऐड करने का, पुराने चीज हटाने का, ये सारे इसमें वो फ्लेक्सिबिलिटी रखा गया है। फिर SC/ST प्रोटेक्टिंग विंग बनाया गया ऑर्गेनाइजेशंस में और पब्लिक जगह पे, कि SC/ST को प्रोटेक्ट करने के लिए एक विंग बना है, वो मॉनिटर करता है कि SC/ST के जो कैंडिडेट हैं, जो काम करने वाले हैं, कर्मचारी हैं, सिविल सर्वेंट हैं, जो भी हैं, तो उनको यह एक उनके इंटरेस्ट को, उनकी चीजों को, सोशल स्टेटस को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। प्रोविजन ऑफ स्पेशल पुलिस स्टेशन, और ये भी है कि SC/ST के लिए अलग से पुलिस स्टेशन होना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट, यानी कि नॉर्मल पुलिस स्टेशन से अलग एक पुलिस स्टेशन हो जहां पे सिर्फ SC/ST का मामले का सुनवाई, उसके विरुद्ध अपराध होने वाले। अब ये तो मतलब थोड़ा सा उसी में विंग बना दे, लेकिन इतना पुलिस स्टेशन बनाना भारत में, इतने रिसोर्स और इतने संसाधन कहाँ से आएंगे कि हर एक थाना में एक नॉर्मल पुलिस स्टेशन हो, एक शेड्यूल कास्ट के लिए हो, SC/ST के लिए हो। उसी में इसमें किया गया है कि उसी में कुछ सरकार ने प्रोविजन कर रखा है कि एक ही पुलिस थाना में उनके लिए विंग्स बना के ऐसे करके कर सकते हैं। बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर चीजें, मैन पावर डिप्लॉय करना, ये उतने रिसोर्स नहीं है भारत में, लेकिन इसमें ये भी प्रोविजन है। नोडल ऑफिसर शुड बी अपॉइंटेड एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, देयर शुड बी ए डिस्ट्रिक्ट लेवल अपेक्स बॉडी नोडल ऑफिसर होगा, और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसकी मॉनिटरिंग करेगी कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में शेड्यूल कास्ट कहाँ कहाँ किस किस एरिया में उनके खिलाफ जो चीजें हो रही हैं, तो वो ऑफिसर जो हैं यही इन्हीं मेट्रो के ऊपर में सिर्फ उनका फोकस रहेगा कि ये नोडल ऑफिसर्स का काम है। अब ये देख, एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर एंड, बार बार गायब हो जाता है,
ये फिर गैप होता है। हेलो, यस, पीपीटी दिखाई दे रहा है? हिमांशु, अनुष्का? यस सर, यस सर, यस सर, तृप्ति? यस सर, दिख रहा है। ये रवि, जी सर। तुम अभी ज्वाइन किए हो? सर फोन हाथ से गिर गया था तो डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। Implement of Manual Scavenger and Constructions of Dry Latrine Prohibition Act 1993। अब ये जो है एक इंडिया अनटच्ड करके मूवी बनाया है विल्सन, ये साउथ का रहने वाला है। इन्होंने मैनुअल स्कैवेंजिंग के लिए 70, 80, 90 के दशक से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ये साउथ इंडिया के रहने वाले एक व्यक्ति, इनका एक मूवी का नाम है इंडिया अनटच्ड। ये मूवी देखना कभी आप लोगों को यूट्यूब पे मिले, इंडिया अनटच्ड मूवी देखना। कि भारत में दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत, अभी तो टेक्नोलॉजी और बहुत सारा चीज आ गया है। पहले मैनुअली गंदे साफ करने होते थे, टॉयलेट साफ करने होते थे, ट्रैक साफ करने होते थे, सीवर्स में नीचे जाकर के वो दारू पी करके जो लेबर हैं, ऐसे पर्टिकुलर जाति के जो अनटचेबल जाति के लोग जाते थे उसको साफ करते थे। तो पहली बार विल्सन ने, जब उससे पहले 80 के दशक से ही वो मुहिम छेड़ रखा था, उन्होंने देखा पूरे भारत में कि कैसे कैसे ये आदमी को गंदे में जाते हैं, फिर उनका हेल्थ प्रभावित होता है। उन्होंने लंबे समय तक लड़ाई लड़ी। तो उसके बाद 93 में ये कानून बना कि किसी भी व्यक्ति को आप मैनुअल स्कैवेंजिंग नहीं करवा सकते, यानी कहें फोर्स डाउन नहीं कर सकते कि तुम गंदे साफ करो मैनुअली, तो ये गलत है। अब इसमें देखो क्या क्या चीजें हैं। कुछ जो चीजें, क्लीनलीनेस जो है, साफ सफाई का जो काम है, अभी स्वच्छ भारत अभियान जो भारत सरकार ने चला रखा है, इट इज इन द स्टेट लिस्ट। 3 लिस्ट है हमारे यहाँ। आर यू गेटिंग द पॉइंट्स? हेलो, यस सर। तो स्टेट लिस्ट का जो सब्जेक्ट है, ये साफ सफाई स्टेट की जिम्मेवारी है। क्लीनलीनेस इज इन द स्टेट लिस्ट। Article 252(1), Clause 1, under it has been implemented in Andhra Pradesh, Goa, Maharashtra, Tripura and West Bengal। ये राज्य इस कानून को लागू करें। कोई भी कानून यदि बनता है तो राज्य के अपने तरीके होते हैं लागू करने का, नहीं लागू करने का। कोई कहता है हम नहीं लागू करेंगे, कोई कहता है हम लागू करेंगे। तो ये जो कानून बना इन राज्यों में ज्यादा था, इन लोगों ने लागू किया इस कानून को। अंडर इट मैनुअल स्कैवेंजिंग इज बैन। इस कानून के तहत आप किसी भी अनटचेबल कास्ट को और किसी भी व्यक्ति को, वो अनटचेबल नहीं भी हो तो उसको आप टॉयलेट साफ करवाना, मैनुअली गटर साफ करवाना, ये गैर कानूनी इसको डिक्लेयर किया गया, नहीं, इसको इलीगल। ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, अब ये देखो PAD, ये देखो। अब एक मनमोहन सिंह सरकार था जब 13 में, तो फिर विल्सन ही इस चीजों को आगे बढ़ाया, बहुत लंबे समय से आंदोलन कर रहा है। Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act 2013, 2013 में एक फिर कानून, इसी में सुधार करके, इम्प्रूव करके और एक कानून आया। इसमें प्रोविजन, जो मेजर प्रोविजन थे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इनसैनिटरी लैट्रिन्स एंड मैनुअल स्कैवेंजर्स, कि ऐसे गंदे काम और ऐसे टॉयलेट साफ करने की पहचान करना, किस कम्युनिटी के लोग हैं, किस जाति के लोग हैं, किस एरिया में कर रहे हैं, उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना। सेकेंड है प्रोहिबिशन एंड कन्वर्जन ऑफ इनसैनिटरी लैट्रिन, इसको बैन करना। जो साफ सफाई टैंक है, सेप्टिक टैंक है, उसको जो साफ कराने का जो है, और ऐसे जो टॉयलेट है, इसको बंद करवाना। प्रोहिबिशन एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स, इस काम में जो लाखों लोग लगे हैं, इनको उस काम से हटा करके दूसरे काम में लगाना, रोजगार के अवसर देना, ये गंदगी साफ करने वाले काम से इनको अलग करना।
और उनका पुनर्वास करना, घर और चीजें अच्छे साफ सुथरा लाइफ स्टाइल देना। फिर इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी का निर्माण, कि इसको लागू कौन करेगा, ऐसे बॉडीज बनाओ कि इसको लागू करने के लिए जो प्रशासनिक जो बॉडी है वो। एंड प्रोविजन ऑफ पेनल्टी, इसमें प्रोविजन ऑफ पेनल्टी भी है कि आपने यदि लगाया किसी व्यक्ति को ऐसे काम में तो आपके ऊपर में दंड दे सकते हैं। फिर नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, ये देखें अंडर आर्टिकल 338 इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1990। 1990 में अंडर आर्टिकल 338 कमीशन बना। 2003 में SC एंड ST कमीशन सेपरेटेड, ये लंबे समय से ये चल रहे थे। तो ये कमीशन जो होता है शेड्यूल कास्ट कमीशन, इसके जो मेंबर्स होते हैं, चेयरमैन हो, 3 मेंबर स्थायी मेंबर्स होते हैं, चेयरमैन होते हैं जिनको कि कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर का पावर प्राप्त होता है, डिप्टी चेयरमैन होते हैं, और इसमें एक लेडी मेंबर रखने का भी है, महिला को भी रखने की बात कही गई है, और साथ साथ इसमें 3 परमानेंट मेंबर होते हैं। दिस इज द एपेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी which monitor the interest of scheduled caste at the national level। स्टेट के अपने शेड्यूल कास्ट कमीशन होते हैं, राज्य के अपने होते हैं, नेशनल लेवल पे यह है। कई राज्य अपना बनाए हैं, ऐसे कमीशन बनाए हैं। तो उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को इंश्योर करना, उनके क्या कहते हैं सोशल इंटरेस्ट को इंश्योर करना, उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट को इंश्योर करना, उनके ओवरऑल जो वेलफेयर से रिलेटेड, उनके डेवलपमेंट से रिलेटेड, इसके साथ साथ उनके साथ हो रहे भेदभाव को चेक करना। और द कमीशन जो है, ये कमीशन रिपोर्ट सबमिट करता है, यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ध्यान रखना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? यस सर। यह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। महिला आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और एक्स्ट्रा अलग बॉडी है। लेकिन शेड्यूल कास्ट कमीशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये भारत के प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देता है एंड ऑन द रिकमेंडेशन पे जो भारत का प्रेसिडेंट है वो निर्णय लेता है इसके फेवर में। ये एक तो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल एक स्टेटस है इनकी अपनी। इनके जो मेंबर चेयरमैन होते हैं वो लोकसभा राज्यसभा में कहीं भी किसी भी प्रोसीडिंग्स में भाग लेंगे, मतलब कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर का पावर होता है इनके पास। इट इज वेरी पावरफुल बॉडीज। ओके, तो इंडिया में इनके सोशल, इकोनॉमिक, इनके एजुकेशनल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, यदि कहीं इनको बेनिफिट नहीं है, किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, एनी करप्शन इज हियर, तो ओवरऑल, या कहीं 2 शेड्यूल कास्ट महिला के साथ उन्होंने कहीं कोई रेप हुआ, कोई घटना हुआ भारत में, तो ये कमीशन बड़ी लार्ज स्केल पे ये किसी राज्य के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको भी नोटिस दे सकता है, DGP तक को सो कॉल्ड नोटिस दे सकता है। मतलब स्टेट के ऊपर भी ये कंट्रोल बहुत हद तक रखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन पर। तो ये जो है एक उनके इंटरेस्ट को ओवरऑल ये तरीके से देखते हैं। फिर नेशनल कमीशन ऑफ सफाई कर्मचारी 1993 में ही बना। ये सफाई कर्मचारी जितने भी हैं भारत में, जो रेलवे ट्रैक साफ करते हैं और जो काम में हैं, उनका भी एक कमीशन बना हुआ है कि उनके हेल्थ को लेकर के, उनके वेलफेयर को लेकर के एक नेशनल लेवल पे एक कमीशन काम कर रहा है। जो जितने भी जो ये काम में सफाई कर्मचारी जो होते हैं MCD में, रोड साफ करने वाले, नाले साफ करने वाले, उनके हेल्थ को, उनके फैमिली को, उनके हाउसिंग की प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है, उनके लिए ये सरकार के साथ उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, उनके इश्यूज को रिप्रेजेंट करता है। ये एपेक्स बॉडी है। फिर डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन, ये डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन भी इन्हीं के लिए काम करता है, एजुकेशन के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए, इनके खिलाफ हो रहे मतलब भेदभाव के लिए, अनटचेबिलिटी के लिए, इनको सोसाइटी में स्टेटस दिलाने के लिए। तो ये एक डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन है, वो भी काम करता है। बाबू जगजीवन राम नेशनल फाउंडेशन 2008, बाबू जगजीवन राम जो है, ये भी जो है, इनके भी एक फाउंडेशन इन्होंने 2008 से चला रहे हैं, जो ये भी शेड्यूल कास्ट के इंटरेस्ट को देखता है और उनके हर एक सोशल इंटरेस्ट और चीज़ों को, एजुकेशनल इंटरेस्ट और चीज़ों को ये मैनी वे में उनको सपोर्ट करता है।
अब ये देखो, दिस इज ये। अब इसी में एक कैटेगरीज होगा ओबीसी, ओबीसी, हेलो, यस सर। अदर बैकवर्ड क्लास, ठीक है नहीं। ये जो है जो मंडल आयोग बना ना, मंडल आयोग का नाम सुने हो? यस सर। तो उसमें हम इसमें आएगा, अभी डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे वो मंडल कमीशन का रिकमेंडेशन 1992 में लागू हुआ था। सो ओबीसी का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट हैं और तरह की जो चीजें हैं उस पर यू हैव टू डेवलप ए साउंड एनालिसिस। Provision related to backward class mentioned in Article 15(4), 16(4), 341, Clause 1. ये आर्टिकल ध्यान रखना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 15(4), 15 का क्लाउज 4, 16(4) ये पूछे गए हैं कई बार, और 340 क्लाउज 1, इसमें ओबीसी से संबंधित प्रोविजन। आर यू गेटिंग योर पॉइंट्स? Yes sir. PPT is visible. Yes sir. Article 15(4) and 16(4) include provision for educationally and socially backward. कई बार पूछा है कि बैकवर्डनेस का क्राइटेरिया जो है यहाँ पे एजुकेशनली, या तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़े हैं, उस जाति में लिटरेसी रेट बहुत कम है, या सोशली बैकवर्ड। सोशली बैकवर्ड का मतलब हुआ उनका लो सोशल स्टेटस होना, यानी मवेशी चराता है, बकरी चराने वाला जाति है, या फिर ऐसे गरेरिए हैं, मतलब जिनका समाज में सम्मान नहीं है, तो एक सोशल स्टेटस, उनके घर ठीक नहीं है, मतलब समाज में उनको ऐसे लेबर का काम करता है, तो ये चीजें हैं सोशली बैकवर्ड, सोशल स्टेटस का नहीं होना। आर्टिकल 341 प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल कमीशन बाय कमीशन। 341 के तहत यह प्रोविजन है कि नेशनल लेवल पे जैसे शेड्यूल कास्ट कमीशन है 338 के तहत, 340 में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड का क्लास बनाने का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कि आप सरकार इसके तहत बैकवर्ड क्लास कमीशन बने। इसी कानून के तहत 1955 में, ये पॉइंट देखो, the first backward class commission constituted, that is known as काका कालेकर कमीशन। दिखाई देता है? Yes sir. पढ़ पा रहे हो? Yes sir. काका कालेकर, ऑल ऑफ यू, वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में पहला बैकवर्ड क्लास कमीशन जो बना 1955, जिसको काका कालेकर कमीशन बोलते हैं, द फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन इन इंडिया constituted in 1955, popularly known as काका कालेकर कमीशन। दिमाग में बैठा लो, पीटी में कई बार रिपीटेड है। Are you getting your points? Yes sir. सब बोलो भाई, रवि, आस्था, तृप्ति, सब बोल दो। Are you getting me? जी सर। Yes sir. काका कालेकर कमीशन ध्यान रखना। It recommended कि 2399 कास्ट को बैकवर्ड कास्ट घोषित किए। इतने कास्ट, अब देख लो भारत में कितने जातियां होंगी। 2399 कास्ट were declared backward caste. Out of these, 237 were most backward, अति पिछड़ा जिसको बोलते हैं। मोस्ट बैकवर्ड यानी अति पिछड़ा का कॉन्सेप्ट आया, अति पिछड़ा, मोस्ट बैकवर्ड। सेंट्रल गवर्नमेंट रिजेक्टेड इट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने काका कालेकर के रिकमेंडेशन को स्वीकार नहीं किया। किस ग्राउंड पे? दैट कास्ट वाज नॉट कंसीडर्ड एज द बेस ऑफ बैकवर्डनेस, नॉट द इकोनॉमिक स्टेटस। कास्ट के आधार पे किसी कम्युनिटी को बैकवर्ड कहना, इसमें इकोनॉमिक कंसीडरेशन नहीं किया गया। काका कालेकर कमीशन को इंदिरा गांधी की सरकार ने रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि उन्होंने जो बैकवर्डनेस का क्राइटेरिया निकाला वह कास्ट के आधार पे,
आर्थिक चीजों को नहीं देखा कि जो गरीब है तो जो कास्ट में गरीब है उस आधार पे आप बैकवर्डनेस डिक्लेयर करो। ओनली कास्ट वाज कंसीडर। काका कालेकर कमीशन का यह सबसे बड़ा भूल था, जिसके कारण इंदिरा गांधी, राजीव गांधी इवन की 84-85 तक कोई नहीं, इसको कोई टचे नहीं की। ये रिकमेंडेशन पड़ा था, किसी ने लागू नहीं किया, सब इसको रिजेक्ट कर दिया। फिर 1977 मंडल कमीशन आया। कौन सा कमीशन आया? मंडल कमीशन, बीपी मंडल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। मंडल कमीशन का नाम सुने हो कभी? जी सर। कौन कौन नाम सुना है मंडल कमीशन का भाई? सर एनसीईआरटी में है ना, सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन के नाम से दिया है उसको। यस, मंडल कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड एंड सबमिटेड इट्स रिपोर्ट्स इन 1980 में इन्होंने रिपोर्ट दिया। अब इन्होंने 11 इंडिकेटर्स को फॉलो किए। इंडिकेटर्स की बैकवर्डनेस का एक जो पैरामीटर्स होता है, दैट इज कॉल्ड इंडिकेटर्स। कास्ट, इकोनॉमी, सोशल एंड एजुकेशनल क्राइटेरिया मेन था। कास्ट को कंसीडर किया गया, उनके इकोनॉमिक स्टेटस वाज कंसीडर्ड, सोशल स्टेटस को इंडिकेटर्स माना गया, एंड एजुकेशनल लेवल लाइक दैट। दिस वर द मेजर इंडिकेटर्स। और भी थे इसमें। बाई 3473 कास्ट डिक्लेयर्ड बैकवर्ड। मंडल कमीशन ने 3473 कास्ट को बैकवर्ड क्लास डिक्लेयर कर दी। गेटिंग योर पॉइंट्स? यस सर। यस सर। अब क्या हुआ? अब मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन को बीपी सिंह गवर्नमेंट, विश्वनाथ प्रताप सिंह, 89 में जब एनडीए और ऐसे गवर्नमेंट था, तब जो कोएलिशन की जो सरकार शुरू हुई, एनडीए एक अलग हुआ ना, वो बनाया सब गठबंधन, उसमें बीपी सिंह उस समय में खाली सब प्रधानमंत्री बनता था, हर एक 2 साल में एक हो जाता था। इसने राजनीति खेला, इसने कहा इसको लागू किया, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में फैसला दिया कि 27% रिजर्वेशन शुड बी गिवन टू ओबीसी। सरकारी नौकरी में 27% रिजर्वेशन इनको दिया। पूरे देश में आंदोलन हो गया, आगजनी हो गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 50 छात्र आगजनी का, हम लोग याद है हमें, उस समय देखा है मैंने, 50 छात्र आगजनी कर लिया। अपर कास्ट के लोग सब सोचने लगे कि हम लोगों को नौकरी नहीं मिलेगा। पूरे देश में जो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया 27% रिजर्वेशन, पूरे देश यूनिवर्सिटी कॉलेज जल पड़ा, पूरा जबरदस्त आंदोलन, बट लागू हो गया। अब वही है, 27% ओबीसी को रिजर्वेशन, 15% शेड्यूल कास्ट को और 7% इसको क्या कहते हैं, ट्राइब को। सो दिस इज हियर द ओबीसी को एक रिजर्वेशन दिया गया। तो दिस इज हियर, दिस इज ये ओबीसी का कॉन्सेप्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? यस सर। ये सब में बहुत सारा पीटी का क्वेश्चन है। जैसे देखो ये आर्टिकल जैसे 15(4), 16(4), 340(4) ये सब कई बार पूछे हैं। फिर काका कालेकर कमीशन कई बार पूछा है, कब बना, ये किससे रिलेटेड था। मंडल कमीशन, इसमें एक और कॉन्सेप्ट आया, क्रीमी लेयर। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा बाद में कि क्रीमी लेयर को रिजर्वेशन नहीं मिले। व्हाट डू यू मीन बाय क्रीमी लेयर? सर वो एनुअल इनकम क्राइटेरिया और गवर्नमेंट हाँ। जॉब जिनके हैं उनको एक्सक्लूड कर देते हैं। हाँ, जैसे मान लो कि उसमें यदि कोई आईएएस अफसर है, कोई इंजीनियर है, कोई इनकम टैक्स भरता है, जिनका इनकम अच्छा है, तो उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा ओबीसी में। ठीक है, एक ही ध्यान रखना, क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट एससी और एसटी में नहीं है। कान खोल के सुन लो, क्वेश्चन आया है। क्रीमी लेयर सिर्फ ओबीसी में होता है। क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट का मतलब हुआ कि जो ओबीसी कम्युनिटी में जो जिसका 10 लाख इनकम है, जो ग्रेड 1 के जॉब करते हैं, जो बहुत बड़ा बिजनेस है, सरकार को टैक्स देता है, ऐसे लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिले। लेकिन आप अफसोस ये है कि ज्यादातर बेनिफिट यही क्रीमी लेयर के लोग ले लेते हैं। एक बकरी चराने वाला बकरी चराता ही रह जाता है, भैंस चराने वाला, वो लोग पिछड़े रह जाते हैं, जागरूक नहीं होते हैं, पढ़ते लिखते नहीं है, तो उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो जो आईएएस करेगा उसको तो बीए पास होना जरूरी है, ग्रेजुएशन। अब बीए पास उसके बच्चे तो 10th भी नहीं पढ़ते हैं, तो उनको बेनिफिट नहीं मिला।
तो क्रीमी लेयर ज्यादातर बेनिफिट ले रहे हैं अभी भी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? यस सर। तो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट ओबीसी में है और क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट एससी और एसटी में नहीं है। दिस इज हियर। You see this point. You see this point here. Problem of backward class and minority. Problem of backward class and minority. पहला देखो इसमें प्रॉब्लम क्या क्या है। पहला हाई रेट ऑफ पॉवर्टी है। माइनॉरिटी में खास करके मुस्लिम और बैकवर्ड क्लास में भी पॉवर्टी रेट बहुत ज्यादा है, हाई। अच्छा देखो इसमें एक और आया, ये ओबीसी को लेके अभी भारत में बहुत सारे कास्ट कहते हैं कि हमको भी ओबीसी में शामिल करो। जैसे जाट आरक्षण है, जाट कहता है, जाट हरियाणा के जाट, गुजरात के पाटीदार एक लैंड लॉर्ड और क्या कहते हैं बहुत पैसे वाला रिच कास्ट है। ऐसे ही जो हरियाणा के जो जाट हैं वह लैंड लॉर्ड और बड़ी बड़ी पैसे वाले कास्ट है। अब ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि मेरे को भी बैकवर्ड क्लास का दर्जा। Are you getting my point? यस सर। ये पाटीदार आंदोलन गुजरात में चला था ना 1-2 साल पहले, हार्दिक पटेल जो चलाया था। और हरियाणा में भी ये लोग रेलवे ट्रैक जाम करते हैं, कभी कुछ करते हैं आरक्षण को लेकर के। तो ये सब मांगने लगे हैं। पॉवर्टी है, डेथ रेट है, हाई डेथ रेट है, यानी कि प्रॉब्लम के कारण मर जाते हैं। फिर इंडेप्टनेस है, वो कहीं ना कहीं से वो शिकार है, मनी लेंडर्स उनको उनके ऊपर में उनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। एंड मैनी वे हाई इलिटरेसी अमॉन्ग मुस्लिम विमेन। मुस्लिम विमेन में दलित विमेन से भी कम लिटरेसी रेट, हाई ड्रॉप आउट। 80% मुस्लिम लड़कियां 6ठी-7वीं क्लास जाते जाते ड्रॉप आउट हो जाती हैं, स्कूल जाना बंद कर देती हैं। लो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, दैट इज हियर, उनका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इज लो, यानी कि वह पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कम करते हैं, वोटिंग करने कम जाते हैं, और पॉलिटिकली सोशलाइजेशन उनका कम हुआ है, जिसकी वजह से वो पॉलिटिकल एक्टिव नहीं है। पंचायत से लेकर के और अदर इलेक्शन चुनाव में भी उनकी भागीदारी कम होती है। लो ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, दैट इज उनके नाम से प्रॉपर्टी, संपत्ति और इन सब चीजों का नहीं होना, दिस इज कॉल्ड लो ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। और वो बिल्कुल जमीन नहीं होते हैं, कोई और चीज जो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होते हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं। See this point. National Commission for Backward Class. Supreme Court guidelines to constitute National Commission for Backward Class in his judgment regarding Indira Sahni versus Union of India in 1993. फिर से बना 1993 में इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। इट कॉन्स्टिट्यूट 5 मेंबर, इनमें 5 सदस्य होते हैं, चेयर्ड बाय जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का कोई एक जज होता है रिटायर्ड या ऐसे, जो उनका क्या कहते हैं उनके हेड होते हैं। एंड ईच मेंबर टेन्योर इज 3 years, 3 साल उनके टेन्योर होते हैं, हर एक जो मेंबर होते हैं उनकी। ये बैकवर्ड क्लास कमीशन जो है ऐसे काम करता है, और ये भी बैकवर्ड क्लास के इंटरेस्ट को इंश्योर करता है हमारे देश में। नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी, ये माइनॉरिटी जैसे बोला कि माइनॉरिटी में पारसी आ जाते हैं, क्रिश्चियन आ जाते हैं, मुस्लिम आ जाते हैं, और जनरली बौद्ध और जैन को हिंदू सोसाइटी का ही पार्ट मानते हैं हम। 78 में माइनॉरिटी कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड एंड अंडर होम मिनिस्ट्री, ये गृह मंत्रालय के अंदर में थे, माइनॉरिटी कमीशन अंडर होम मिनिस्ट्री। 1992 नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी एक्ट वाज पास्ड इन 1992 एंड इट गॉट लीगल स्टेटस। अब इसको लीगल स्टेटस मिल गया, कानून बना के इसको एक पहचान मिली। इन 1995 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड।
पहले बार संवैधानिक संस्था बन गई एंड इट्स मेंबर इंक्रीज्ड टू 7। 5 पहले थे तो अब 7 बन गए इनके मेंबर। द चेयरमैन इंक्लूडिंग 5 members मस्ट बी फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटी। चेयरमैन और 5 मेंबर जो है वह माइनॉरिटी कम्युनिटी से होना चाहिए, वही इसके मेंबर होंगे, इनके चेयरमैन भी, और जो अदर्स जो 5 मेंबर हैं दे शुड बी फ्रॉम द माइनॉरिटी कम्युनिटी। ये इट इज द अपेक्स बॉडी working in India. It ensures the vested interest of minority and now it is a constitutional body. ये constitutional body है। भारत में जो क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, पारसी है, इन सारे कम्युनिटी के इंटरेस्ट को इंश्योर करता है। नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी, पावरफुल बॉडी। इनके भी जो चेयरमैन होते हैं उनको लगभग कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर का पावर होता है। इसमें जो मेंबर होते हैं सब लगभग माइनॉरिटी कम्युनिटी से होती है। माइनॉरिटी का एजुकेशनल, माइनॉरिटी का सोशल, उनके इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, और जो उनके अगेंस्ट में कहीं कोई कम्युनलिज्म, कोई इश्यूज, कोई दंगा है, सो दे मॉनिटर इट प्रॉपरली एंड इट्स रिकमेंड्स, और इनकी रिपोर्ट ये प्रेसिडेंट को देते हैं एंड भारत के प्रेसिडेंट उस पर अपना निर्णय लेता है। नेशनल कमीशन ऑफ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। देखो माइनॉरिटी का 2 पैरामीटर है, गौर से समझो। माइनॉरिटी 2 आधार पे डिसाइड किया जाता है। पहला, नेशनल लेवल पे रिलीजन और स्टेट लेवल पे लैंग्वेज। नेशनल लेवल पे धर्म के आधार पे, रिलीजन के आधार पे माइनॉरिटी का डिसीजन होता है, और जो स्टेट लेवल जो है वहां लैंग्वेज काम करता है। जैसे मान लो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में उर्दू स्पीकिंग पीपल माइनॉरिटी होगा, मतलब जो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है, उसको छोड़ के जो दूसरे कम बोलने वाले जो लोग हैं उनको माइनॉरिटी लैंग्वेज माना जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? यस सर। 2 चीज मोटा मोटी ध्यान रखो, नेशनल लेवल पे रिलीजन और स्टेट लेवल पे लैंग्वेज, ये 2 बेसिस है माइनॉरिटी का। अब इस हिसाब से यदि देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में उर्दू बोलने वाले लोग जो हैं ज्यादा हैं, हिंदी बोलने वाले लोग कम हैं, तो वहाँ हिंदू माइनॉरिटी में होगा। मणिपुर, मिजोरम में हिंदू माइनॉरिटी में होगा। ठीक है? यस सर। तो ये जो कमीशन बना, ये रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को लेकर के बना 1957 में अंडर आर्टिकल 350B, 350B के तहत में रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, it is provision mentioned. The head office of linguistic minority is at Allahabad. इलाहाबाद में इसका जो हेड ऑफिस है, and its regional center are कलकत्ता, बेलगांव एंड चेन्नई। कलकत्ता, बेलगांव और चेन्नई में इसके रीजनल सेंटर हैं, हेड ऑफिस इलाहाबाद में। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ध्यान रखें, वो इस ढंग से ये काम करते हैं। दे फॉलो रिलीजन ऑफ शेड्यूल ट्राइब, ये रहा था, माइनॉरिटी हो गया, और ये शेड्यूल ट्राइब। 1 मिनट आप लोग होल्ड करना, 1 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, ठीक है? यस सर। कोई डिलीट नहीं होना है, कोई ऑनलाइन रहना है।
Okay. Now we discuss this scheduled tribe. Hello. Hello. Yes sir. Yes sir. They are called, sir. yes, they are called आदिवासी aboriginal. Aboriginal शब्द जो है ना शेड्यूल कास्ट के लिए यूज किया जाता है। एबोरिजिनल का मतलब होता है कि एकदम प्राचीन वासी, मूलवासी, नेटिव, इस सेंस में यूज होता है। आदिवासी हम भारत में ट्राइबल को आदिवासी के नाम से जानते हैं। दे स्प्रेड सेंट्रल, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ इंडिया, पूरे भारत में जहां तहां फैले हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट में ज्यादातर हैं ये, सेंट्रल इंडिया में आपके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का एरिया हाईली डोमिनेटेड है, और साउथ में भी टोडा और कुछ जनजाति जो हैं पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार में हैं। दे हैव बीन लिविंग इन इंडिया बिफोर आर्यन, आर्यन से पहले 1500 BC। अब बोलो, ये वैदिक सभ्यता के आसपास ये उस समय में से भारत में रह रहे हैं। कितना पुरातन है, कितना प्राचीन है, तो सोच सकते हो। दे डिस्पर्स ड्यू टू आर्यन, मुगल एंड ब्रिटिश इन्वेशन, भारत में जो विदेशी आक्रमणकारी आई, ठीक है नहीं, जिसमें कि अरब से आए, टर्क से आए, मतलब आर्यन के साथ साथ जो मुगल पीरियड में और ब्रिटिश पीरियड में ये पूरे इसको तहस नहस कर दिया। इनकी लिविंग को, इनके लाइफ स्टाइल को, इनके कल्चर को, इनके धर्म को बहुत डैमेज किया इन लोगों ने। दे स्पीक मैनी लैंग्वेज, इनके जो लैंग्वेज और जो डायलेक्ट हैं अपने अलग हैं। अपने ट्राइबल लैंग्वेज को बोलते हैं, ट्राइबल डायलेक्ट्स को ये बोलते हैं। ठीक है। अब इनमें जो रिलीजन होता है, इनका मोस्टली रिलीजन इज एनिमिज्म, नेचुरलिज्म, हिंदू एंड क्रिश्चियन। मेजॉरिटी ऑफ ट्राइबल एनिमिज्म क्या होता है? एनिमिज्म रिफर्स टू दे पीपल बिलीव इन एनिमा। एनिमा का मतलब होता है सोल, आत्मा, यानी कि पेड़ में भी आत्मा है, माउंटेन पहाड़ में भी आत्मा है, नदी तालाब में भी आत्मा है, तो ऐसे किसी जानवर में भी आत्मा है। तो ऐसे करके जो इनकी जो रिलीजन है, एनिमिस्टिक रिलीजन बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्राइबल पेड़ का पूजा करते हैं, जंगल का पूजा करते हैं, पहाड़ का पूजा करते हैं, जानवर उनको, बकरे और कुछ जानवर हैं उनमें कुछ अलग अलग टाइप में पूजे जाते हैं। नेचुरलिज्म, नेचुरलिज्म का मतलब होता है प्रकृति पूजा। आज भी देखो वोल्केनो जो होता है ना, वोल्केनो जो एक्टिव और डोरमेंट वोल्केनो, तो वोल्केनो को उस एरिया में रहने वाले जो ट्राइब हैं वह ज्यादातर उसको मानते हैं कि ये मेरे गॉड हैं, वो प्रकट हुए हैं। तो ऐसे हमारे यहाँ जो है ट्राइबल जो हैं वो सूर्य का पूजा करते हैं, चांद को भी। सूर्य का पूजा हिंदू में भी होता है। हम लोग भी प्रकृति पूजा करते हैं, हम लोग भी क्या कहते हैं, गंगा माता मानते हैं, हम लोग चंद्रमा सूर्य का पूजा करते हैं। उसी तरह से ट्राइबल प्रकृति का ही वॉज वेरी, दे कम्युनिटी आर वेरी क्लोज टू द नेचर एंड दे वर्शिप नेचर। कि जब नेचर अपना तांडव दिखा, उनके बारिश के देवता हमारे यहाँ भी हैं, हम इंद्र भगवान और वरुण देवता सब मानते हैं। तो सिमिलरली ट्राइबल पीपल आर हैव वेरी नेचुरल लिविंग, तो वो नेचर्स को भी पूजा करते हैं। और ऐसा है कि मोस्ट ऑफ द ट्राइब जो है इंडिया में वह हिंदू धर्म को अपना लिए, जैसे हो, संथाल, मुंडा, आपके कुछ गोंड, भील भी हिंदू वे ऑफ लाइफ के काफी करीब है। डॉक्टर घुरिये वाज द पर्सन सोशियोलॉजिस्ट, इंडोलॉजिस्ट who argued that tribal are the backward Hindus। और उसका समस्या का जो पूरा समाधान तब हो जाएगा whenever they are properly integrated to Hindu society। जब हिंदू सोसाइटी हिंदू धर्म को एक्सेप्ट कर लेंगे और उनमें घुल मिल जाएंगे तो ट्राइबल की सारी समस्या खत्म हो जाएंगी। क्योंकि वह हिंदू जो ट्राइब, जैसे मीना, राजस्थान का मीना, अब वो हिंदू धर्म को अपना लिया है, हिंदू देवी देवता को मानते हैं, तो मीना इज वेल इंटीग्रेटेड।
अब वहीं पर मैं मिजोरम और मणिपुर सबके ट्राइब वो क्रिश्चियन धर्म को मान लिया, जिसके कारण उनके साथ बहुत सारा इश्यूज हैं, प्रॉब्लम है। और बहुत सारे जो ट्राइब हैं वो ऐसे। तो एक दो अप्रोच है इसमें जो अभी मैं डिस्कस करूंगा। एक तो पहला डॉक्टर जीएस घुड़िए, उन्होंने कहा कि ट्राइबल आर द बैकवर्ड हिंदू and ultimate solution of all the tribal problems lies in their proper integration into the Hindu society, Hindu way of life, Hindu culture and like that. दूसरी तरफ वैरियर एल्विन है। वैरियर एल्विन वाज द एंथ्रोपोलॉजिस्ट। उन्होंने मध्य प्रदेश में गोंड ट्राइब का अध्ययन किया था एंड ही सबमिटेड हिज रिपोर्ट टू नेहरू। इनका जो पॉलिसी है वह है नेशनल पार्क पॉलिसी। नेशनल पार्क पॉलिसी, आर यू गेटिंग अ पॉइंट? समझ रहे हो? यस सर। नेशनल पार्क पॉलिसी दैट इज की जो इंडेंजर्ड ट्राइब हैं, ट्राइबल कल्चर है, उसको जिस तरह से सेंचुरी में, नेशनल पार्क में जानवरों को एक प्रोटेक्शन दिया जाता है, सिमिलरली ट्राइबल कल्चर और उनके लिविंग और जो उनके कल्चर धर्म को प्रोटेक्ट किया जाए, अलग किया जाए, घुलने मिलने नहीं दिया जाए, उनकी सुरक्षा करके हम डेवलप कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं आइसोलेशन पॉलिसी। घुड़िए का था इंटीग्रेशन पॉलिसी, इसका था आइसोलेशन पॉलिसी एंड आइसोलेशन दैट इज नेशनल पार्क पॉलिसी। ही सबमिटेड द रिकमेंडेशन टू नेहरू एंड नेहरू इन्हीं के रिकमेंडेशन पे ट्राइबल पंचशील बनाया। इन इंडिया देयर आर 2 पंचशील, वन की चाइना के साथ जो मेरा डिप्लोमेटिक रिलेशन है वहां पंचशील है, और एक पंचशील है ट्राइबल पंचशील। इन 5 लॉज बनाए उसमें, कल्चर से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड, वहाँ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड, वहाँ के क्या कहते हैं उनके धर्म से रिलेटेड, सोशल डेवलपमेंट, एजुकेशन से रिलेटेड 5 ऐसे नियम बनाए उसमें कि ट्राइबल एरिया को स्पेशली फैसिलिटेट किया गया। तो दैट इज जो पंचशील पॉलिसी के तहत ही हमारे यहाँ संविधान के जो स्पेशल आर्टिकल है 371 और ट्राइबल से रिलेटेड कि स्पेशल जो प्रोटेक्टेड ट्राइब हैं, मोस्ट इंडेंजर्ड ट्राइब हैं, वनरेबल ट्राइब हैं, उनकी पहचान करके जैसे नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल को खास करके स्पेशलाइज किया गया, उसको एक प्रोटेक्शन दिया गया। उनके कल्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं करे, उनके धर्म के साथ छेड़छाड़। लेकिन क्रिश्चियन मिशनरी लार्ज स्केल पे वहाँ कन्वर्जन करवा रहा है, उनको नहीं रोक पा रहे हैं। सो यू नो कि बहुत सारे जो नॉर्थ ईस्ट के ट्राइब हैं क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया। आपको प्लेन एरिया में भी रांची वगैरह के बहुत सारे आधे ट्राइब कुछ क्रिश्चियन हैं, बहुत सारे हिंदू धर्म को अपना लिए। आपके इधर भी छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में भी क्रिश्चियन मिशनरी जो है ट्राइबल एरिया में ऑपरेटिव है, तो बहुत सारे क्रिश्चियन बन गए और बहुत सारे क्या कहते हैं वो हिंदू धर्म को अपना लिए। तो एक 2 अप्रोच है। ऐसे धर्म को ये मानते हैं ट्राइबल फाउट मेनी रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, जैसे माल पहाड़िया 1772 में, कच्छ में 1850 से लेकर के 1818 तक लड़ाई हुआ था, कच्छ के जो ट्राइबल हैं गुजरात। भील रिवोल्ट 1931 आपके मध्य प्रदेश और राजस्थान में ये पाए जाते हैं। हो रिवोल्ट 1846 वो ट्राइब झारखंड में पाए जाते हैं। खोंड रिवोल्ट इन उड़ीसा 1855 में हुआ। संथाल एंड मुंडा जो झारखंड में पाए जाते हैं, उनके मुंडा रिवोल्ट, बिरसा मुंडा वहाँ भगवान के रूप में पूजे जाते हैं झारखंड में, रांची में। तो ये बहुत सारे जो रिवोल्ट हुए, देयर मेजर रीजंस आर वेयर की ट्राइबल एक्सप्लॉयटेशन, एक्सटॉर्शन, उनके फॉरेस्ट से राइट को कर्टेल कर दिया ब्रिटिश ने। तो ट्राइबल को लगा कि ये ब्रिटिशर्स हमारे दुश्मन हैं, क्योंकि उनको हर एक जगह रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, रोक लगा दी फॉरेस्ट पे, चीज़ों पे, कल्चर, रिलीजन के साथ छेड़खानी होने लगी। तो अल्टीमेटली in the 19th century so many tribal uprising and movement, largely it were linked to the national movement of India. पीजेंट मूवमेंट से जुड़ा, फिर नेशनल मूवमेंट से ये पार्ट हो गए, और फिर इस तरह से फिर हमको आज़ादी मिली कि आवर फ्रीडम जो मूवमेंट है उसमें ट्राइबल मूवमेंट का बहुत बड़ा योगदान। इट कंट्रीब्यूटेड ए लॉट। उन्होंने गुरिल्ला वार लड़ते थे। गुरिल्ला वार जानते हो? यस सर। कैसे छुप होता के है? इंस्टेंटली अटैक करना। यस यस यस, छुप छुप के ना वो काम करते थे, तीर धनुष चलाते थे।
बिरसा मुंडा, सिद्धू एंड कान्हू, संथाल, तरावे भील, ये बड़े बड़े लीडर हैं उनके जो, और मेनी ट्राइबल नेशनलिस्ट लीडर हैं। ये ट्राइबल जो है ये पूरे भारत में ये नेशनल लेवल पे इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने एक लीडरशिप दिया, जिसमें बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, संथाल, तरावे भील, ये लोगों ने ब्रिटिश के खिलाफ पूरे ट्राइबल को ऑर्गेनाइज किया एंड स्टार्टेड मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। Scheduled tribe constitute about 55% of total displaced population in India. डिस्प्लेसमेंट भारत में जितने होते हैं उसका 55% शेड्यूल्ड ट्राइब का डिस्प्लेसमेंट। आज आपके इधर मेधा पाटेकर और सुंदरलाल बहुगुणा सब जो लड़ाई लड़ रहा है वह इन्हीं ट्राइबल की लीडर, नर्मदा बचाओ जो आंदोलन चल रहा। फिर इससे पहले जो चला था क्या कहते हैं चिपको आंदोलन जो चला, ये सब ट्राइबल मूवमेंट है कि ये इन्होंने जो डिस्प्लेस्ड पीपल हैं, बाढ़ग्रस्त एरिया में आ जाते हैं, उनके लिए आंदोलन। तो 50 मेजॉरिटी ऑफ जो सफरर्स हैं डिस्प्लेसमेंट के कारण, दे आर द ट्राइबल्स। सो हियर वो ट्राइबल के लिए उनके रिहेबिलिटेशन के लिए पॉलिसी, डिस्प्लेसमेंट, डेवलपमेंट कहा गया है। एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, development not on the cost of displacement, development not on the cost of displacement, because displaced people ज्यादातर पुअर होते हैं, गरीब होते हैं, ट्राइबल हैं, यही लोग सफर होते हैं। तो ये जो इसको नक्सलाइट से भी संबंध है, इसीलिए कारण है कि उन जब ऐसे बिखर जाते हैं तो नक्सलवाद में शामिल हो जाते हैं और फिर वो हथियार उठा लेते हैं राज्य के खिलाफ। सो आप लोगों का 5 मिनट का टाइम है, आप लोग क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। आज का सेशन हम लोग का यहीं तक रहेगा। आप लोगों से क्वेश्चन आंसर क्वेरी जो भी है अब यू कैन डिस्कस विद मी। सर जैसे कि जो सोशियोलॉजिस्ट जीएस घोरिया का ओपिनियन था, हाँ तो